नमस्कार एवरीवन। बहुत जल्दी आपकी क्लास जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। सो एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे क्या वॉइस ओके है। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके ओके ओके। तो अगले 2 से 3 मिनट में आपकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास इन द नेक्स्ट 2 to 3 minutes। ये हमारी नालंदा वाली क्लास है। नालंदा में जो हमारी क्लास चलती है वहाँ का फुटेज आप देख रहे हो। ये नालंदा एंड ये नालंदा की क्लासेस, उसका क्लिप्स। ये हमारे सेमिनार का क्लिप है। जस्ट गो थ्रू इट। जो लोग हमारे मोबाइल ऐप से जुड़े हैं जरा वो लोग कंफर्म करें वॉइस ओके है। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? स्क्रीन देख पा रहे हो आप? जस्ट टाइप ओके। मोबाइल ऐप से जो हमारे जुड़े हैं। ओके ओके। ठीक है, ग्रेट। ये हमारा पटना गोला रोड का ऑफिस। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों ने विजिट भी किया हो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी लोग स्विंग गुरु ऐप से जुड़े हैं और जो भी लोग जूम ऐप से जुड़े हैं, एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी आप बिहार या झारखंड के किस जिले से जुड़े हैं। तो एक बार सभी लोग अपने जिले का जो नाम है वो मेंशन करेंगे कमेंट में। किस जिले से आप जुड़े हैं इस क्लास के लिए? जस्ट मेंशन योर डिस्ट्रिक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन। हरी अप। ओके, प्रवीण सर है छपरा से, दिलीप सर है दरभंगा से, धर्मेंद्र सर हैं कटिहार से, मुकेश जी हैं नालंदा से, रंजीत सर हैं बेगूसराय, राम नरेश सर हैं प्रयागराज से, अनिल सर हैं जमुई से, यासीन जी हैं जमुई से, ओके, दीपक जी हैं नालंदा से, स्वाति मैम है नालंदा से, एंड अलीसा जी है सुपौल से, महेंद्र कुमार हैं हरनौत से, रांची से जुड़े हैं ऐप पे, अनिकेत अनिकेत सुमित सर हैं, संजीत कुमार गुप्ता जी हैं, ओके ओके ओके, मनीष मनीष जी हैं, संजीव है, गौरव है, ओके, झारखंड से एक बार जो लोग जुड़े हैं स्विंग गुरु ऐप पे जो लोग हैं। हाँ, मैं आप सभी कमेंट देख पा रहा हूँ, बहुत तेज़ी से जा पा रहे हैं। ओके, ठीक है ठीक है।
ओके ग्रेट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट में आप यहाँ पे हो दीपक सर, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगला जो 1-1.5 घंटा होने वाला है ना, अब थोड़ा सा आप डिस्टरबेंस वाली, मतलब आज के समय में काम की भी चीज़ फ़ोन है और सबसे ज़्यादा जो ज़िंदगी को तबाह करने वाली चीज़ है वो भी फ़ोन ही है। तो थोड़ा सा हम उससे सिर्फ काम ही लेंगे, मतलब बाकी चीज़ें डीएनडी मोड वगैरह पे डाल दो, बहुत कुछ अर्जेंट नहीं है। तो अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, देखो आप ना एक ऐसी स्किल सीखने जा रहे हो ना, जिसको आप सीख के, अगर हम सबका एक गोल होता है, हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उन सबका एक आउटकम है, दैट इज़ द मनी। और ये पैसा हर जगह रिलेट करता है, ये हमारे रिश्ते हो गए, काम हो गए, मतलब दुनिया की हर चीज़ जो है ना, एक बड़ी अच्छी किसी ने लाइन बोली थी कि भैया ऊपर पैसा चलता है कि नहीं चलता नहीं पता मेरे को, लेकिन नीचे तो पैसा ही चलता है। ये अब यहाँ पे इस चीज को आप कैसे इंप्लीमेंट करो कि कैसे अब लॉजिकली आप स्टॉक मार्केट से अच्छे रिटर्न जो है वो निकाल पाओगे, सिस्टमेटिक वे से कैसे लोग काम कर रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट को एक बिजनेस की तरह कैसे किया जा सकता है, वो सारा कुछ आप यहाँ पे क्लास में सीखने जा रहे हो। सो डेफिनेटली इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू, कि मैं जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ ताकि मेरे को पैसा मिले। तो मैं अपनी जिंदगी का जो 1-1.5 घंटा आज जो मैं निकालूं, क्योंकि 2 क्लासेस होंगी, पहली क्लास आपको आज मिलेगी, दूसरी जो क्लास है वो मिलेगी परसों, एक दिन का गैप रहेगा, सो डैट आप रिकॉर्डिंग इसकी देख के आप रिवीजन कर पाए। एंड ये 2 क्लास है ना, दिस इज अ डेमो क्लास ऑफ आवर कोर्स। यू नो कि 17 दिसंबर 2025 से 2026 का पहला बैच स्टार्ट हो रहा है, और इस पहले बैच को ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में किया जा सकता है, बट ऑफलाइन के लिए हमारे पास 25 ही सीट है। तो वो सब सारी चीज़ें आप बाद में देखोगे। पहले ये कि ये उस कोर्स का डेमो क्लास है, जिसमें आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पता चलेगा, हम क्या पढ़ा रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स की ग्रिपिंग एक्यूरेसी पता चलेगा, मार्केट में कैसे काम करते हैं लोग, गलती क्या करते हैं। एंड देन इसके बाद यू कैन डिसाइड कि यू हैव टू ज्वाइन द कंप्लीट कोर्स या फिर यही रहना। और इस 2 दिन की क्लास में ना, मैं आपको एक ऐसा मेथड दूंगा, एक ऐसा मेथड दूंगा कि आप इससे अपना स्टॉक मार्केट का काम स्टार्ट कर सकते हो, इससे स्टॉक मार्केट में एक अर्निंग की तरफ आप जा सकते हो। बस आपको क्या चाहिए मेरी साइड से, कि आप वहां पे जो भी मैं पढ़ाऊं, 3 चीज आप ध्यान रखें। पहला फोकस, दूसरा इंगेजमेंट, एंड तीसरा कि आप वहां पे पूरा चीज फोकस इंगेजमेंट के साथ, कि पूरा आप इसको सीरियसनेस के साथ देखो। कुछ भी आप इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ नहीं आए हो आप, ऑब्वियस है आपने टाइम निकाला है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो। तो उस चीज को जो आपका थोड़ा सा है ना मोटिवेशन उस सीखने की तरफ, आप थोड़ा उसको फोकस डिसिप्लिन में आके आप ये सीख लो, 2-4 घंटा आप दे लो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ अगर मार्केट में काम करना है तो सीख के करना है, और नहीं तो फिर नहीं करना है। ओके ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग, सो डैट आपको सारा कुछ पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ समझ में आए। तो अभी जितने लोग जुड़े हैं ना, अब देखो बिगनर और एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं मार्केट में, काफ़ी समय से काफ़ी लोग हैं, लेकिन आप देखोगे 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन स्टिल उनके पास कोई एक ऐसा मैथड नहीं है। मैथड का मेरा मतलब ये है कि उसको आप रिपीट कर सकते हो क्या। अगर आप कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हो या कुछ भी ऐसा यूज कर रहे हो कि मैंने मान लो स्टॉक मार्केट से 2% ही कमाया, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस है कि भैया मैं ये रूल अप्लाई करूंगा, मैं 2% निकाल लूंगा, दैट मीन्स कि आपके पास कोई एक स्ट्रैटेजी है, कोई रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो, आपके पास एक एक्सपीरियंस है। बाकी तुक्के में इधर उधर मार्केट भाग रहा है ना, आपको मार्केट के मैकेनिज्म के बारे में पता है ना, डायरेक्शन के बारे में, थोड़े बहुत पैसे बना भी लिए, तो वो तो मैं हमेशा कहता हूँ, मतलब आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि मार्केट उसका 100 गुना आपसे वापस ले लेगा अगर तुक्के में लिए है तो, क्योंकि वही गलती आप दोबारा करोगे, बड़े पैसे के साथ करोगे और वो डूब जाना। तो एक्सपीरियंस आदमी वो है जिसके पास कोई मेथड है, रूल रेगुलेशन है, जो कम से कम 500 1000 चार्ट्स पे काम कर चुका है और वो मार्केट में अच्छा कर रहा है। तो अगर आपके पास वो चीज है, दैट मीन्स कि आप एक्सपीरियंस की कैटेगरी में आते हो। और अगर आपके पास कोई मेथड नहीं है, रूल रेगुलेशन नहीं है, बस जस्ट अभी स्टार्ट ही किया या सोच ही रहे हो, तो आप क्या हो, मार्केट में बिगनर हो, अभी आप सीख रहे हो। तो कितने लोग हैं जो अभी जुड़े हैं वो बिगनर की कैटेगरी में आते हैं? जस्ट एक बार क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बी टाइप करोगे। आप क्या टाइप करोगे? बी, ताकि मेरे को थोड़ा आइडिया लग जाए किस तरह की ऑडियंस आज जुड़ी है हमारे साथ। और जिनके पास कोई एक्सपीरियंस है वो जस्ट टाइप ई, अगर आपके पास कोई रूल रेगुलेशन है, कोई मेथड है। और मैंने आपको शुरू में बताया कि आप मेरे को बस फोकस दे दो और इंगेजमेंट दे दो, जो भी मैं आपसे पूछूं उस सवाल का जवाब दो आप,
और जो भी आपको डाउट है वो सवाल आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, आप पूछ सकते हो, जहाँ पे भी मैं पढ़ाऊँ, जहाँ पे भी डाउट हो तो ये दोनों दे दो। आई कैन गारंटी कि ये 2 दिन की क्लास जो है ना, इस क्लास में आप एक ऐसा मेथड सीख के जाओगे कि स्टॉक मार्केट से आप वहां से एक बहुत जबरदस्त रिटर्न, ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं ना, ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे 150 200 300 पॉइंट के मोमेंटम पकड़ता है ना, वो सिखा दूंगा ये 2 दिन की क्लास में। बस फोकस बना के रखना, आप इंगेजमेंट बना के रखना, तो सभी लोग जवाब देंगे, कोई भी चूकेगा नहीं। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये चीज़ ना वो स्कूल की तरह मत सीखो, वो जमाना गया। अब स्कूल एक बहुत गोल्डन पीरियड था कि टीचर हर चीज़ के होमवर्क किया कि नहीं, एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया कि नहीं, पेरेंट्स बोलते, अब हम ये अपने लिए कर रहे हैं। तो ये आप डिसाइड करोगे, कोई तीसरा बोलने नहीं आएगा कि कितना से आपका पैसा नहीं सही से सीखोगे, इधर उधर करोगे ना, मैं इधर उधर यूट्यूब वगैरह के चक्कर में रहोगे या फिर बाकी जगह बिना देखे सोचे समझे किसी ने जो कहा खरीद लिया बेच दिया, तो पैसा आपका जाएगा, सिंपल सी बात है। कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। आप चिल्ला लो, कितना बोल लो, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पैसा था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, आपने क्यों नहीं केयर किया, आपने उसको क्रॉस वेरीफाई क्यों नहीं किया। तो इस चीज के लिए आपको सीखने की जरूरत है। क्रॉस वेरीफाई तो तब करोगे ना जब आपके पास वाई। ओके, सो ज्यादातर हमारी ऑडियंस जो है वो बिगनर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। मैं मतलब हमारे पढ़ाने का जो तरीका है, वी आर डूइंग दिस फॉर द लास्ट 4.5 ईयर, 4.5 साल से हम कर रहे हैं। एंड हमने लगभग, अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट के वेबिनार के बारे में, तो जितने भी ब्रोकर्स हैं, आप स्टॉक आपके पास होगा या एंजल वन होगा, उन सब के साथ कोविड के टाइम में लगभग 20 25 मैंने बड़े बड़े वेबिनार किए हैं, 6 घंटे के। एंड सेमिनार, ये इनको आप जानते होंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आपने देखा होगा, ये जो हमारे सेमिनार वगैरह है दिल्ली में हुए थे, उसमें हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स वगैरह जो आए थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमने कर रखा है। सो आई नो कि लोगों का माइंडसेट क्या होता है, आई नो कि लोग कहाँ पे अपना पैसा खो देते हैं, क्या रीज़न होता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला सवाल यहाँ पे ये है कि वाई वी शुड इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। क्यों, मतलब इट इज स्टार्टेड विद द वेरी बेसिक कि क्यों आपको करने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड, क्या जरूरत क्या है। हमारे पास और भी तरीके हैं, हमारे पास और भी सारी चीजें हैं, बट वाई स्टॉक मार्केट। सो चलिए ये जानते हैं, एंड देन आई विल गिव यू द आंसर्स ऑफ एवरी क्वेश्चन। बस आप यहाँ पे देखते जाओ, और जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा, पेन पेपर लेके बैठना, आपको वहाँ पे नोट डाउन करना है। ओके, गिव मी अ सेकेंड। सो अभी तक मैं बता दूं, इस जो डेमो क्लास को और हमारे कोर्स को, डेमो क्लास को तो अभी मुझे लग रहा है कि लाख लोग से ज़्यादा ज्वाइन कर चुके हैं पूरे 4 साढ़े 4 साल में, ऑल ओवर इंडिया में। और हमारे कोर्सेज को लगभग 12,000 से ज़्यादा लोग अभी ऑल ओवर इंडिया में सीख चुके हैं, सीख रहे हैं, मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये हमारा जो थोड़ा बहुत मैंने आपको इंट्रो दिया, ये अब वापस आते हैं टॉपिक पे। तो देखिए, सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्यों सीखे, स्टॉक मार्केट, व्हाई द स्टॉक मार्केट इज। अभी अगर आप देखोगे इन्वेस्टमेंट के, अब थोड़ा सा लोग जागरूक हो रहे हैं, नहीं तो हमारे यूपी बिहार और खासकर जो हमारे जो बैकवर्ड साइड के जो जिले थे या स्टेट थे, आप कहोगे ना, वहाँ पे बहुत ही पोंजी स्कीम्स चलती थी। आपने पैसा आया, आपने सोना में लगा लिया, ज़्यादा ज़्यादा हम ज़मीन खरीद लेते हैं, अब कुछ बड़ा तो एफडी करा लिया। लेकिन 10-15 सालों में जो मतलब थोड़ा सा चेंजेस आया ना, तो उससे लोग म्यूचुअल फंड भी जानने लग गए हैं, स्टॉक मार्केट भी जानने लग गए हैं, और बाकी क्रिप्टो मार्केट में भी काफ़ी लोग यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो सवाल ये है कि देखो, अब हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट का तरीके है ना, एलआईसी में भी डालते हैं। अब फिक्स डिपॉजिट कराते हो, तो फिक्स डिपॉजिट भैया लेता है 8 से 9 साल आपका पैसा डबल करने में, सेम एलआईसी में। अब रियल इस्टेट जो जमीन खरीदते हो, तो कहीं पैसे 2-3 साल में डबल हो गए, कहीं पता चला कि 7-8 साल वैसे पड़े हुए हैं। तो बड़ा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रियल का। गोल्ड का ये हिसाब है कि देखो, गोल्ड के प्राइजेस तो बहुत बड़े हैं, 3 साल में अगर आप देखोगे तो 3 गुना हो गए हैं प्राइजेस। लेकिन सोना हम मतलब इसलिए नहीं खरीदते, सोना मतलब हमारे यहाँ अब ऐसा नहीं कि 40,000 का सोना खरीदा आपने, 1 30 हो रखा है अभी, तो आप जाके बेच के, सोना बेच के घूमने जा रहे हो या घर जमीन ले रहे हो। सोना बेचना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता जब तक कोई बड़ी मुसीबत ना हो। तो सोना ठीक है, लेकिन हम फिजिकल गोल्ड के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रोटेशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है वो। तो ये क्लासिकल तरीके में भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत आप डाल रहे हो यहाँ, बहुत अच्छा। लेकिन क्या मैं 8 से 9 साल इंतजार करूं अपने पैसे को डबल करने के लिए? मतलब 1 लाख रुपए लगाया, ये सारे तरीके से आप वही कर रहे हो, तो मैं 2 लाख रुपए करने के लिए 8 से 9 साल इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, एक मजे की बात और बता रहा हूँ, आपको लग रहा है कि आपका पैसा 8 से 9 साल में डबल हो गया है,
2x, लेकिन क्या उसकी वैल्यू वही रहेगी? एक टर्म आप भूल जाते हो जो कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है वो हर साल 5 से 5.5% के रेट से बढ़ रही है। मतलब 8-9 साल में ऑन एन एवरेज आपने रिटर्न कितना लिया? 50-60% का। मतलब मैं 8-9 साल इंतजार करूंगा सिर्फ 1 लाख पे 50-60%? मतलब आज जो चीज 1 लाख रुपए में मिल रही है, 8 साल बाद वही चीज 1 लाख रुपए में मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। डेफिनेटली उसके प्राइजेस बढ़ेंगे क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। 5-5.5% तो ऑन एन एवरेज तो ग्लोबल महंगाई बढ़ रही है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है? तो अब भैया मेरे को कुछ अलग यहाँ पे देखना होगा, अल्टरनेटिव। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब देखो मैं बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं, इसीलिए, और एकदम मैंने बोला कि 2 दिन की क्लास में आपको एक ऐसा मेथड दे दूंगा कि आप सब कुछ हो कर पाओगे, क्योंकि हम इसको इतना सिंप्लीफाई करते हैं ना कि एक 8वीं क्लास का बच्चा भी इजीली समझ ले। तो बस आप बस फोकस बना के रखना। तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि हुआ ये कि अब म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड हमारे पास है। अब म्यूचुअल फंड क्या होते हैं पहले आप समझो, म्यूचुअल फंड होते क्या है? ये जितने भी बैंक है ना, सभी के म्यूचुअल फंड होते हैं। जो भी आपका बैंक जहां जिस अकाउंट में होगा, एसबीआई हो गया या फिर एक्सिस हो गया, एचडीएफसी हो गया, कहीं पे भी कुछ भी हो गया ना, हर जगह जो बैंक्स हैं सभी के क्या हैं? अपने म्यूचुअल फंड है। सभी के क्या हैं? अपने म्यूचुअल फंड है। अब म्यूचुअल फंड काम, अब एक बार सभी लोग बताइए क्या मेरी वॉइस ओके है? सब कुछ सही आ रहा है? जस्ट टाइप यस इन कमेंट सेक्शन। एक बार जल्दी से मेरे को कंफर्म करिए, वॉइस ओके, आवाज सुनाई दे रही है सबको? स्क्रीन आपको प्रॉपरली दिख रहा है क्या? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे यस। हरी अप, एक बार जल्दी से बताइए सभी लोग, जो लोग ऐप से भी जुड़े हैं, जो लोग जूम से जुड़े हैं, सभी लोग क्या क्लियर है? क्लियर है? ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अब देखो म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड के बारे में मैं बता रहा था। म्यूचुअल फंड जितने भी बैंक है सभी के म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड करता क्या? देखिए हमारे और आपके जैसे लोगों के ही पैसे हैं ये। कोई एसआईपी आपने सुना होगा कि हर महीने का कोई 500, 1000, 1000, 10,000, 5 लाख, जैसी जिसकी क्षमता, वो अपना पैसा क्या कर रहा है? इन बैंक्स को दे रहा है, म्यूचुअल फंड। और ये पैसा कुछ बड़े प्लेयर्स, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो भी अपना पैसा दे रही कि भैया एक काम करो, हमारे बिहाफ पे आप ये पैसा मैनेज करो। तो यहां बैठा एक फंड मैनेजर, इनका आदमी है फंड मैनेजर। वो फंड मैनेजर क्या कर रहा है? अपने दिमाग से, अपने स्किल से वो पैसा डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। समझ रहे हो आप? अगर आपने एसआईपी भी किया, ये पब्लिक जनता जो है एसआईपी भी कर रही है, अपना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल रही है, महीने का 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी डाल रही है, ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो ये पैसा, ये इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो? शेयर बाजार में ही इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है। तो आप वो पैसा क्या कर रहे हो? किसी दूसरे को दे रहे हो कि भैया एक काम करो कि आप अपने हिसाब से जो अच्छे शेयर है उनको सेलेक्ट करो, जो अच्छा लेवल से उन पर सेलेक्ट करो, खरीदो बेचो, देखो आप अपने हिसाब से मैनेज करो। तो ये काम वो कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब इनडायरेक्टली आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, अब क्या करना है कि डायरेक्ट रूट लेना है। क्योंकि अब डायरेक्ट रूट इसलिए लेना है स्टॉक मार्केट में, इसलिए डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है ताकि डिसीजन मेकिंग मेरे को आ जाए कि भाई मेरे को पता है स्टॉक मार्केट में 6,000 से ज्यादा लिस्टेड है स्टॉक। अब काम के स्टॉक 250-300 हैं, 250-300, बाकी तो फालतू स्टॉक हैं। अब इस 250-300 स्टॉक में से मेरे को पोर्टफोलियो में चाहिए 10 से 15 स्टॉक। तो कौन सा स्टॉक अच्छा है? फंडामेंटल किसके अच्छा है, बिजनेस किसका अच्छा है, एंड किस लेवल पे अच्छा है। जैसे मान लो कि टाटा मोटर अभी 6 महीने पहले मान लेते हैं 300 रुपए पे था, एंड 6 महीने बाद वो चला गया 600 रुपए पे। अब टाटा मोटर की क्वालिटी चेंज नहीं हुई, लेकिन अब फिर से मान लो जिसने यहाँ पे खरीदा उसने तो 100% का रिटर्न बना लिया, लेकिन जिसने यहाँ 600 पे खरीदा और स्टॉक आ गया है 400 पे, अब बताओ 600 वाले के लिए भी टाटा मोटर अच्छा है और 300 वाले के लिए भी अच्छा है। लेकिन जिसने 300 पे खरीदा वो यहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल गया, जिसने 600 पे खरीदा उसका पैसा यहाँ फंसा हुआ। क्यों? क्योंकि इसको ज्ञान था कि अच्छे स्टॉक को कहाँ पे खरीदना है, किस अच्छे लेवल पे खरीदना है। इसको नहीं पता था कि अच्छे स्टॉक को किस लेवल पे खरीदा जाता है। इसीलिए इनका पैसा, इसने ये रिटर्न 6 महीने में ले लिया, इसको लेने में डबल का रिटर्न हो सकता है 3 साल या 5 साल लग जाए, 3 साल या 5 साल लग जाए। डिफरेंस समझ में आया कि गलती कहां? क्वालिटी स्टॉक को क्वालिटी लेवल पे ना लेने की वजह से ये लॉस हो गया। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा डाल रहे हो तो इनडायरेक्टली वो फंड मैनेजर क्या कर रहा है कि वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहा है, और वो भी डेली बेसिस पे। कैसे लगा रहा है? डेली बेसिस पे। अभी मैं आपको डेटा दिखाऊंगा। तो अब मेरे को क्या चाहिए कि भाई मैं स्टॉक मार्केट में आना चाहता हूं, ऑब्वियस है
आना चाहता हूं तो मेरे को स्टॉक मार्केट सीखना पड़ेगा, ताकि पता चले कि कौन सा लेवल बेस्ट है, कौन सा स्टॉक बेस्ट है, कहाँ पे कैसे खरीदे, कहाँ बेचे, कैसे रोटेट करें। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो कौन सा रिस्की इन्वेस्टमेंट है, कौन सा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, वो सारा कुछ आपको यहाँ डिटेल में पता चलेगा। ओके, चलिए अब आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, ये बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें जब तक क्लियर नहीं होगी आप फंसते रहोगे। पहला सवाल ये कि भाई मेरे से तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं तो जॉब करता हूँ, मैं तो बिजनेस करता हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। मेरे पास तो, मैं आपको बता दूं कि हम एक ऐसा सिस्टम पे काम करते हैं, हफ्ते का 5-6 घंटे दे सकते हो क्या आप? हफ्ते का, अब 5-6 घंटे आपको कभी भी दे लो, डेली का आधा एक घंटा दे लो, आधा एक घंटा आप डेली का दे दो, आधा घंटा 40 मिनट आप दे लो, या सैटरडे संडे आपके पास है तो उसमें आप 5-6 घंटा, कम से कम 5-6 घंटे तो जिंदगी का हम निकाल ही सकते हैं। इतना अगर आप कर सकते हो ना तो स्टॉक मार्केट आपके लिए। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हो तो फिर कोई तरीका ही नहीं है, फिर आप तो म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करो, जो आपको साल का 5-7%, 8%, 10%, 12% जो भी बना के दे, तो उसी में इन्वेस्ट करो। एक्स्ट्रा पैसा कमाना है तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और वो भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया 9:15 से मार्केट ओपन होता है, 3:30 तक ओपन रहता है, सुबह से शाम तक स्क्रीन देखने की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बता रहे हैं ना आपको, सिर्फ ऐसा मेथड दिखाएंगे कि 5-6 घंटा देना हफ्ते का, दिन भर जो देख रहा है वो पैसा बना भी नहीं रहा। तो इससे तो आप बिल्कुल ही दूर हो जाओ कि आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपके काम के साथ ये भी मैनेज होगा। सो दूसरा सबसे बड़ा मिथ क्या है? मैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ, मतलब मेरे पास वो नॉलेज नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अकाउंट बैकग्राउंड्स का नहीं हूँ। तो मैं बता दूँ, बाय प्रोफेशन आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर। मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टॉक मार्केट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, अकाउंटेंसी का कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एकेडमिक्स का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पढ़े लिखे हो। बस आपको बस कॉमन जो होता है ना कि समझ होनी चाहिए, जो नॉर्मल, जो 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे में होती है, दैट इज मोर देन ओके। बस इतनी ही चीज चाहिए। और हमने तो इसको इतना सिंप्लीफाई और रूल बेस किया है ना कि हम तो सिंपली कहते हैं कि 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा भी इसको बहुत आसानी से समझ सकता है। बस इतना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तीसरा बड़ा मिथ ये है कि भैया स्टॉक मार्केट को करने के लिए आई नीड अ ह्यूज मनी, बहुत पैसे की जरूरत है मुझे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप स्टॉक मार्केट 3,000 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। और हम तो जब सिखाते हैं तो हम आपको एक हमारा डेमो ट्रेडिंग ऐप देते हैं, पेपर ट्रेडिंग जिसे कहते हैं। पेपर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि वो जो ऐप है ना, वो रियल मार्केट में काम करता है, रियल डेटा दिखाएगा, रियल आप उसमें बाइंग सेलिंग कर पाओगे। लेकिन हम उसमें आपको 1 लाख रुपए देते हैं, लेकिन वो नकली रहता है। और हम कहते हैं कि उस पैसे से ट्रेड करो, ताकि पहले आप उस पैसे से ट्रेड करो, जो हमने आपको बाइंग सेलिंग के लेवल दिखाए उस पर कॉन्फिडेंस गेन कर लो, एंड देन इसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको कॉन्फिडेंस वहां से आ जाता। फिर हम कहते हैं कि 3-5 हजार 10 हजार रुपए लगाओ, एंड धीरे धीरे अपना अमाउंट बढ़ाओ, धीरे धीरे आप उसमें गेन करने लगो। तो पहले आप प्रैक्टिस कर लो, तो सब कुछ सिस्टमेटिक वे में जाता है ना, तब लॉस नहीं होते हैं, ना के बराबर चांसेस होते हैं। और चौथा और आखिरी में, मेरे तो दोस्त ने भैया 10 हजार रुपये लगाए थे, 10 हजार पे वो बोलता है कि रोज 2,000 3,000 निकालता हूँ, किसी दिन 10 हजार पे 5,000 भी निकाल निकाल लेता है वो, ऐसा बोलता है। तो मेरे को तो ये ही चीज़ सीखना है, इसके लिए ही तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ कौन ऐसे गुरु हैं जो मेरे को सिखा दे कि 10 हजार पे 2-3 हजार। देखो, ऐसे ऐसे मिथ है ना, और खासकर अपने यूपी बिहार झारखंड में बहुत ज़्यादा है। अब ये लोग पता नहीं कौन सी दुनिया से आते हैं, जो जिन्होंने कभी जिंदगी में या तो पढ़ाई नहीं की है, मैथ मैथ से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। आप जरा, अब अगर आपके आसपास या आपने भी जिंदगी में कभी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा हो, तो आप मेरे को बताओ भैया कि रोज का वो बंदा 20-30% निकाल रहा है, तो 10 हजार पे अगर रोज का, आप एक सवाल देना आपके आसपास जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उसको बोलना कि आपका मूलधन जो प्रिंसिपल अमाउंट है 10 हजार रुपये है, 10 हजार रुपये है, और उसको मिल रहा है 30% का रिटर्न डेली। स्टॉक मार्केट जो है महीने में 22 दिन ओपन होता है। अब जरा बेटा कैलकुलेट करके बताओ कि 30% के हिसाब से एक साल में ये पैसा कितना होगा। फिर वो बोलेगा, अरे सर आप तो लगभग अंबानी के आसपास पहुंच जाएंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज तो इतना हो जाएगा। तो थिंक लॉजिकल, दैट इज नॉट पॉसिबल इन द मार्केट। कि अगर आप इस रिजिड माइंडसेट के साथ आ रहे हो, गलत माइंडसेट के साथ आ रहे हो, तो पहले ही बाहर हो गया, पहली फुर्सत में निकलोगे मार्केट से आप। हमारा जो क्लास है ना, वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड क्लास इसलिए है ना, क्योंकि हम एकदम पानी की तरह क्लियर पिक्चर देते हैं। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग विच कैन नॉट बी फुलफिल्ड। मार्केट से कुछ भी गलत उम्मीद मत रखो आप।
10,000 पे 2,000 3,000 का रिटर्न आ जाएगा, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। और एक दिन जब जाएगा तो 30-40 हज़ार के लॉस में जाएगा, वो पूरा खत्म हो जाएगा कहानी। ऑप्शन ट्रेडिंग से आप कमा सकते हो 10,000 पर, मैं कह रहा हूं फिर से, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल टू अर्न डेली। स्टॉक मार्केट डेली वेजेस पे काम नहीं करता है। रिमेंबर दिस थिंग, यू हैव टू मैनेज द रिस्क रिवॉर्ड, देन यू कैन कैलकुलेट द कि भैया क्या चल रहा है उसमें वहां पे। बट मार्केट कहीं जा नहीं रहा, आप इस रिजिड माइंडसेट के साथ आए हो कि नहीं मेरे को तो आज 2,000 निकालना है, 2,000 निकालना। तो ये सारी चीजें मैं इसीलिए क्लियर करता हूं कि ये गलत फहमी ना आप दूर हटो। बहुत अच्छा पैसा मार्केट से बना सकते, बट ये नहीं, ये पॉसिबल। आपके पास 10,000 है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा बड़े प्लेयर्स 10,000 करोड़ लेके बैठे हैं। अब सोचो वो 20% निकालने लग गए तो क्या होगा। तो जो भी ऐसी बातें करता है ना, बस एक प्यारी सी मुस्कान देना और चुपचाप वहां से निकल जाना और कुछ है नहीं। अब बात करते हैं कि अब द मेन पॉइंट कि वाई स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग लूज क्यों करते हैं, वाई द स्टॉक एज पर द सेबी, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा लोग लूज करते हैं, मोर देन 90% पीपल लूज देयर हार्ड अर्न मनी। वाई? अभी मैं आपको ये सारा रीजन बताऊंगा क्यों, मतलब इतना क्यों है कि भाई पैसा क्यों। अब इसके पीछे का 2-3 जो मेन रीजन है ना, पहले आप वो समझो। 2-3 जो मेन रीजन है ना, आप ये समझो कि स्टॉक मार्केट में जो लोग हैं वो क्यों इतना पैसा जो है वो लूज करते हैं। पहला रीजन क्या है ना, माइंडसेट। माइंडसेट, अब माइंडसेट क्या है, आपने देखो इससे पहले ना, आपने चाहे अभी आप कुछ भी कर रहे हो, एक दुकान छोटा सा क्यों ना चला रहे हो, उसके पीछे या आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप मतलब हो सकती है आपकी एक मिठाई की दुकान हो, या आप चाय का एक स्टॉल लगा रहे हो, फिर भी आपने कहीं ना कहीं से तो चाय बनाना सीखा होगा ना। या फिर आप ये देख रहे हो कि ये भैया चाय का दुकान है, इसका तो बहुत चल रहा है चाय का दुकान, डेली का ये तो 5-10 हज़ार रुपये निकाल रहा है, डेली का चाय में से 5-7 हज़ार रुपये निकाल रहा हूँ, तो जस्ट मैं भी क्या करता हूँ, एक चाय का दुकान खोल लेता हूँ। प्रैक्टिकली आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि पहले भाई चाय बनाना सीख लेता हूँ, पहले मैं मार्केट समझ लेता हूँ, पहले मैं देख लेता हूँ कहाँ खोलने से कहाँ चाय की ज़्यादा बिक्री है, कितना मेरा अमाउंट लगेगा, सब कुछ कैलकुलेट करोगे तब जाके आप खोलोगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपने क्या देखा, एक स्क्रीनशॉट देख लिया यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पे, या किसी दोस्त का पैसा देख लिया, आप कहते चलो चलते हैं, मेरे पास भी अकाउंट में तो पड़े ही हुए हैं पैसे, अब जाके उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। और हो सकता है 1-2 में थोड़ा बहुत पैसा भी आ जाए, 1,000, 2,000, 5,000 का आपने निकाल भी लिया उसमें प्रॉफिट, तो कॉन्फिडेंस और 7वें आसमान पे है। तो अब तो बोलेगा कि भाई 10,000 से कर रहे थे, अब 1 लाख से करेंगे। तो ये तो द फर्स्ट माइंडसेट इज कि भाई इसके लिए मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, 2-4 पैटर्न सीख लिया, दैट इज मोर देन इनफ। और उसकी वजह से लोग अपना हार्ड अर्न मनी लूज करते हैं मार्केट में। पहला मेन कारण ये है, क्योंकि अब इससे पहले जिंदगी में हमने जो भी किया है ना, हम सब कुछ सीखा है। आपने, आप जॉब कर रहे हो, जिस पोजीशन पे हो, तो आप प्रमोट होके गए हो, जॉब के लिए भी भले ही जुगाड़ से लग गए, लेकिन फिर भी उसके लिए काम तो सीखा ही आपने, काम तो सीखा ही, अदरवाइज जुगाड़ भी काम नहीं आने वाला। तो कहने का मतलब कि माइंडसेट आपको चेंज, कहीं से भी आप सीखो, बट बिना सीखे मतलब इसको करना आग से खेलने जैसा है, आपका पैसा पूरा जल जाएगा। दूसरा माइंडसेट क्या है, मैंने आपको जो शुरू में बताया, गलत उम्मीदें, गलत एक्सपेक्टेशंस, मार्केट की जानकारी ना होने की वजह से गलत डिसीजन मेकिंग, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर अपना पैसा लूट। ना तो इसमें आपने सीखा और ना ही आपने प्रैक्टिस किया, और ना ही आपने देखा कि अभी कौन सा मेथड चल रहा है। अब मान लो मैंने एक मेथड सीखा, उस पर मैंने 300 चार्ट प्रैक्टिस किया, अब मेरे पास लॉजिक है ना कि भाई मैंने 300 चार्ट प्रैक्टिस किया और जोन ऐसे ड्रॉ किया, तो मुझे पता है यहाँ से ऐसे जाता है। जितने लोग होंगे आपके आसपास, पूछना क्या कभी आपने उसी मेथड से 300-400 चार्ट प्रैक्टिस किए हैं? एक मेथड पे रुके हो आप कभी? 6 महीने, 1 साल, 3 महीने, 15 दिन, 20 दिन, कितना भी, मतलब आपने नंबर ऑफ चार्ट कितने प्रैक्टिस किए? जवाब होगा कि सर हम तो एनालिसिस के नाम पे या तो यूट्यूब देख रहे थे या न्यूज़ चैनल देख रहे थे, इसकी वजह से काम खराब हो रहा था। तो ये वो सारे लोग हैं जिन जो मतलब कभी रिस्क रिवॉर्ड नहीं समझे, इन गट फीलिंग के बेसिस पे कि मार्केट भाग रहा है, सब कह रहे हैं तो मैं भी बाइंग कर ले रहा हूँ, सब कह रहे हैं तो मैं भी सेल करता हूँ। कोई क्रॉस वेरीफाई तो आप तब करोगे जब आपको खुद नॉलेज होगा। तो ये वो सारे लोग हैं जो मार्केट में पैसा लूज करते हैं और अपना हार्ड अर्न मनी, जो आपका मेहनत का जो पैसा होता है, वो मार्केट को दे देते हैं। तो अब तो हमने ये सारे लोगों की बात कर लिया, अब हम बात करेंगे, देखो ये सारा कुछ इंडिकेटर वगैरह पे कंप्लीट डिपेंडेंसी होती है। अरे भैया यूट्यूब पे अभी आपको मैं बताऊंगा, जो भी मेथड पढ़े आप सर्च कर लो स्टॉक मार्केट की वीडियो, हजारों लाखों वीडियोस आ जाएंगे। अब उन लाखों वीडियोस को बहुत सारे करोड़ों लोगों ने देखा, तो एक ही तरह के मेथड को करोड़ों लोग, अब बड़े प्लेयर्स हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बड़े प्लेयर्स कैसे खेलते हैं। उनको पता है बड़े प्लेयर्स को कि भैया एक ही तरह का मेथड है, यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं बाइंग करने के लिए,
तो जहां बाइंग कर ले बैठे हैं मैं वहीं सेल कर दूंगा। उनको तो चाहिए ज़्यादा वॉल्यूम, उनको तो चाहिए ज़्यादा लिक्विडिटी। तो अभी आपको पता चलेगा जो भी आप देखते हो ना डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, जो भी ज़्यादातर जो इंडिकेटर इंडिकेट करते हैं, जो सबको पता है, वो एक तरह का ट्रैप होता है। वो आप देखते नहीं हो, आपको दिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ भी काम नहीं आने वाली है। आपको सीखना, मतलब आपके पैसे की जिम्मेवारी आपको खुद लेनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। ओके, अब चलिए अब आते हैं मेन कॉन्सेप्ट से। अब फोकस यहाँ पे बना। अभी तक तो आपने जान लिया कि लोग पैसा क्यों लॉस करते हैं, माइंडसेट क्या नहीं है। म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा समझा कि म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या कर रहे हैं, लोगों से पैसा ले रहे हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, अब ये एक मार्केट साइकिल है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। मार्केट साइकिल में आपको एक चीज पता चल रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड। तो मार्केट साइकिल है ये आपके सामने। अब मार्केट साइकिल में आप एक देखो, कभी दिमाग में आया होगा यार मार्केट को चलाता कौन है, मार्केट को कौन ऊपर नीचे ले जाता है, कौन मार्केट का ड्राइवर, हु इज द ड्राइवर ऑफ दिस मार्केट, मार्केट किसके कंट्रोल में है। अब पहले दो चीज है यहाँ पे ध्यान दोगे आपको तो दो चीजें दिख रहा होगा, बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर। अब बड़े प्लेयर छोटे प्लेयर क्या है, अभी इस चीज को आप समझो। बड़े प्लेयर से मेरा मतलब ये है, यहां पे पहले हम इनको समझते हैं, ये है मार्केट के ड्राइवर। ड्राइवर मतलब ये जब दोनों मिलके, दो लोग हैं, जब दोनों मिलके खरीदते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, जब दोनों मिलके बेचते हैं तो मार्केट नीचे जाता है। एक खरीद रहा है एक बेच रहा है, तो जो ज्यादा इंटेंसिटी रखता है उसके डायरेक्शन में मार्केट जाता है। आप समझ रहे हो। तो दो प्लेयर है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं ये कौन है। देखो जो मैंने अभी आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताया, म्यूचुअल फंड का काम क्या है, ये सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा लेते हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ बड़े प्लेयर्स भी पैसा डाल रहे हैं और ये पैसा डेली बेसिस पे, क्या मैं बोल रहा हूँ, डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली एफआईआईज कौन है, ये म्यूचुअल फंड ही है। ऐसे म्यूचुअल फंड, ध्यान रखिए, ऐसे म्यूचुअल फंड जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है उनको हम कहते हैं डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ऐसे म्यूचुअल फंड जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है वो क्या हो गए, डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब जितने भी बैंक देख लो आप, एक्सिस बैंक का है, बंधन बैंक का है, एसबीआई का है, निपॉन का है, एलआईसी इज ऑल्सो म्यूचुअल फंड। तो ऐसे म्यूचुअल फंड जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है उन्हें हम कहते हैं डीआईआई। अब इंडिया के बाहर से भी तो लोग इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा रहे हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड जो इंडिया के बाहर रजिस्टर, इंडिया के बाहर चाहे सिंगापुर में हो गया, मलेशिया में हो गया, या अमेरिका, जापान, या फिर रसिया, कहीं पे भी इंडिया के बाहर जो रजिस्टर है, इंडिया के बाहर से जो लोग इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, तो ऐसे म्यूचुअल फंड जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है उनको हम क्या कहते हैं, एफआईआई। दो क्लियर हो गया, एफआईआई किसे कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि भैया इन्हें बड़ा प्लेयर क्यों कहा जाता है, क्यों मार्केट का इन्हें ड्राइवर कहा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन्हें बड़ा प्लेयर क्यों कहा जाता है। तो आ जाते हैं अपन गूगल पे। चलिए गूगल पे चलते हैं। कि अब आपको क्या करना है कि गूगल पे आप आओ और वहां पे सर्च करो एफआईआई डेटा। और मैंने आपको क्या बताया था कि म्यूचुअल फंड जो हैं वो डेली बेसिस पे, अब एफआईआई क्या है, दोनों म्यूचुअल फंड है, इंडिया के अंदर जो रजिस्टर्ड है उसे हम डीआई कहते हैं, इंडिया के बाहर जो रजिस्टर्ड है उन्हें हम एफआई कहते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब गेम आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ओके, अब यहाँ पे एक चीज समझो, बड़े ध्यान से आप समझना, अब यहाँ फोकस बना के रखना। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बहुत अच्छे से आप इसको ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे दो प्लेयर है, मैंने बोला आपको दो तरह का डेटा दिख रहा है। ऐसे म्यूचुअल फंड जो इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है वो डीआईज है, ऐसे म्यूचुअल फंड जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है वो एफआईज है। अब मार्केट जो ओपन होता है, इक्विटी मार्केट 9:15 से लेके 3:30 तक मार्केट ओपन होता है। तो ये हो गया मार्केट ओपनिंग का टाइमिंग कि भैया 9:15 से 3:30 तक मार्केट अपना ओपन होगा। तो देखो ये डेली बेसिस पे मैंने बोला खरीदते बेचते हैं। आज क्या दिन है, आज है 3 तारीख है, 3 तारीख, ये देखो कि डेट है। ग्रॉस परचेज मतलब स्टॉक मार्केट में आप समझो ना 6000 प्लस स्टॉक लिस्टेड है, लेकिन सभी में खरीदते बेचते नहीं है। टोटल इनके पास 1400-1500 स्टॉक्स की लिस्ट है, उसमें एफआईआई जो है ना बाइंग करते हैं। मतलब आप इसको समझो कि होटल में जाते हो ना आप, तो ये मेन्यू कार्ड दे देता है। मेन्यू कार्ड क्या दिखाता है कि उस होटल में कौन कौन सा आइटम जो है खाने के लिए अवेलेबल है, जो अच्छा लगता है आप ऑर्डर कर देते हो। तो समझ लो आप कि 1400-1500 स्टॉक का मेन्यू कार्ड है, और इनके हिसाब से जिस स्टॉक में बाइंग आ जाती है वहां पे बाइंग कर लेते हैं, जिन स्टॉक्स में सेलिंग आ जाती है वो सेल करके बेच देते हैं। वो आप समझ रहे हो।
तो अब यहाँ पे ये दिखा रहा है कि भैया 9:15 से लेके 3:30 तक जो टोटल स्टॉक्स उनमें एफआईज ने टोटल बाइंग कितने की बाइंग की? 11,134 करोड़। ये सारा डेटा किसमें है? करोड़ में। अब समझ लो कितना बड़ा डेटा ट्रांजेक्शन हो रहा। 11,134 करोड़ इज अ ह्यूज नंबर। 11,134 करोड़ इज अ ह्यूज नंबर। 9:15 से 3:30 तक टोटल बाइंग इतने की। टोटल सेलिंग कितने की? 14,341 करोड़। आप समझ लो 14,341 करोड़, मतलब सुबह से शाम तक इतना बेचा। तो 11,000, 12,000, 15,000 करोड़ की बाइंग सेलिंग हो रही है। तो डेफिनेटली ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है एज कंपेयर टू आर मनी। हमारे पैसे कंपैरिजन में तो ये तो पहाड़ जैसा अनलिमिटेड काइंड ऑफ अमाउंट। 11,000, 10,000 करोड़ की बात हो रही है। तो ये आपको आगे नेट वैल्यू। अब सिमिलरली अगर आप देखोगे तो डीआईज ने क्या किया? 17,188 करोड़ का बाइंग किया, बदले में 12,457 करोड़ का बेच दिया। नेट वैल्यू आ गया। अब डेली बेसिस पे कर रहे हैं, जब मार्केट खुल रहा है तो ये आप देख सकते हो डेली बेसिस पे ये आपको देखने को मिल जाएगा सारा डेटा। वहीं अगर मैं बात करूं मंथली ट्रांजेक्शन, अगर आप देखोगे तो लगभग 3 लाख, 3.5 लाख करोड़ का ये क्या करते हैं। अब नवंबर महीने में अगर आप देख पा रहे हो तो नवंबर महीने में जो एफआईज ने किया वो क्या किया है यहाँ पे 3,07,573 करोड़ का खरीदा है, बदले में 3,25,000 करोड़ का बेच दिया है। 3,18,000 करोड़ का खरीदा है, बदले में 2,41,000 करोड़ का बेच दिया। तो आप समझ रहे हो कि पिछले 4-5 महीने से थोड़ा बहुत क्या कर रहा है, एफआईज बेच ही रहा है नेट बेसिस पे और डीआईज खरीद रहा है, तो जाके मार्केट को सपोर्ट मिला हो। तो आप समझ रहे हो, एक चीज आपको समझ में आ गया कि इन्हें बड़ा प्लेयर क्यों कहा जाता है, बिग प्लेयर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके पास अनलिमिटेड काइंड ऑफ मनी है। और यही रीजन है कि इन्हें मार्केट का ड्राइवर कहा जाता है। जब दोनों साथ में मिलकर खरीदते हैं तो मार्केट एक तरफा जाता है ऊपर, जब दोनों साथ मिलकर बेचते हैं, जैसे कोविड का टाइम आया था तो उसमें आप जाके देखना, दोनों ने साथ मिलकर बेचा तो मार्केट एक तरफा क्रैश होता है। एक खरीदता है, एक बेचता है। तो जिसके खरीदने या बेचने की इंटेंसिटी, जैसे अभी बाइंग की इंटेंसिटी ज़्यादा है, इन दोनों डेटा को देखोगे तो डीआईज ने बाइंग ज़्यादा किया तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर ही गया है। आप समझ रहे हो। तो आई होप आपको चार्ट में एक चीज क्लियर हो गया होगा कि इन्हें बड़ा प्लेयर क्यों कहा जाता है, मार्केट का ड्राइवर क्यों कहा जाता है। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। अब बात करते हैं हमारे आपके जैसे लोगों के बारे में। कौन? रिटेल इन्वेस्टर, जिसे छोटा प्लेयर कहा जाता है। अब इसमें मैंने दो तरीके से बांटा है। एक पहला तरीका जो मैंने आपको बताया है, जो नए इन्वेस्टर हैं, ज़्यादातर नए इन्वेस्टर जो मार्केट में अपना पैसा क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, जो मार्केट में अपना पैसा क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। और ये हैं वो स्किल इन्वेस्टर जो मार्केट में ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे मार्केट से अच्छा पैसा बना रहे हैं। अब ये क्यों बना रहे हैं? लॉस वाले के बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले ही। इसलिए लॉस कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई ना तो डिसिप्लिन है, ना कोई रूल रेगुलेशन है। ये रैंडम बायर सेलर है। न्यूज़ देख के, यूट्यूब देख के, कहीं किसी ने कह दिया बाइंग कर लिया, कहीं किसी ने कह दिया सेल कर दिया। इंडिकेटर्स देख के वही पुरानी स्ट्रैटेजी जो पब्लिक डोमेन में है, यूट्यूब वगैरह पे जो सभी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जिसका आज के टाइम में कोई एक्यूरेसी नहीं है और ना इन्होंने कभी कोई प्रैक्टिस किया, तो इसकी वजह से लगातार ये अपना जो पैसा है ना मार्केट में लॉस कर रहे हैं, खो रहे हैं। अब ये जो बंदा है ये हमारे आप में से ही निकला हुआ बंदा है, लेकिन इसने इस चीज़ को समझा, इसने इसको लर्न किया। इनके पास कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। इसको पता है कि भैया ये मेरा बाइंग, अभी एक एग्जांपल आप समझो, एक स्टॉक, ये मेरा पूरा बाइंग लेवल है, ये मेरा सेलिंग लेवल। स्टॉक अभी है मेरे पास 140 रुपए पे। अब इसको पता है कि भैया 100 रुपए से लेके 105 रुपए मेरा बाइंग लेवल है। अब स्टॉक सीधा धड़ाम से तो नीचे आएगा नहीं। स्टॉक कैसे आएगा? ऐसे जिग जैग मोशन में ऊपर नीचे करके, एंड देन इस लेवल पे आता है। तो इसको पता है कि ये यहाँ पे खरीदेगा। लेकिन ये नया वाला बंदा क्या है, इसको गट फीलिंग के बेस, इसको तो कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं। तो तुरंत अभी ऊपर गया तो कह रहे चलो बाइंग कर ले, फिर नीचे सेल कर देते हैं, बाइंग सेलिंग। इसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। वो बाइंग सेलिंग बार बार, कभी इंडिकेटर देख के, कभी नॉर्मल पैटर्न देख के, कभी न्यूज़ देख के वो बाइंग सेलिंग कर रहा है। लेकिन इसको पता है कि ये मेरा बाइंग एरिया है, यहाँ मैं बाइंग करूंगा और जब स्टॉक यहाँ जाएगा तो मैं सेल करके निकल जाऊंगा। 20 का जो भी है, 20, 30, 40% जो भी है मैं लेके निकल जाऊंगा। अब ये क्या कर रहा है, स्किल इन्वेस्टर क्या कर रहा है, ये हार्ड कोर फॉलोअर है। आप समझो स्किल इन्वेस्टर पैसा क्यों बना पा रहा है, क्योंकि ये फॉलो करता है बड़े प्लेयर। इसको पता है कि मार्केट में पैसा बनाना है तो मैं ऐसे लेवल को फॉलो करूं जहां बड़े प्लेयर बाइंग कर रहे हैं, जहां बड़े प्लेयर सेल कर रहे हैं। मतलब अगर बड़े प्लेयर यहां बाइंग कर रहे हैं, मुझे पता चल गया तो मैं भी यहां पे बाइंग कर लूंगा। बल्क में बाइंग कर रहे हैं तो अगर बड़े प्लेयर यहां सेल कर रहे हैं तो मैं भी यहां पे बल्क में सेल कर दूंगा। कोई मैटर नहीं करता कि वहां रिजल्ट अच्छा आ गया या न्यूज अच्छा है, क्योंकि मुझे चलना है बड़े प्लेयर के। जहां पे आप समझो, ये समझो कि एक तरह से इनके स्कूटर पे बैठा है,
कि ऑब्वियस है ये समझ गया है कि मार्केट को यही चला रहे हैं तो मुझे इन्हीं का डायरेक्शन फॉलो करना है। अब आप क्या कर रहे हो कि मार्केट में बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और आपने क्या कर लिया कि बाई कर लिया यहाँ पे। तो ऑब्वियस है आपको क्या लगता है, आपका 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, वो 10,000 करोड़ से लड़ लेंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। आप तो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो जो आप जीत ही नहीं सकते हो। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझना होगा। यही चीज हम आपको सिखाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पेंडिंग ऑर्डर थ्योरी। पेंडिंग ऑर्डर थ्योरी में क्या आप सीखते हो कि बड़े प्लेयर्स के बाइंग एंड सेलिंग जोन, कहाँ पे बड़े प्लेयर्स बल्क में बाइंग कर रहे हैं, कहाँ पे बल्क में सेल कर रहे हैं, कहाँ पे बड़े प्लेयर बल्क में बाइंग कर रहे हैं और कहाँ पे बल्क बल्क में उनकी आ रही है सेलिंग। उस जोन को आप आइडेंटिफाई करना सीखते हो कि इन जोन्स को कैसे आइडेंटिफाई करें ताकि हम भी वहाँ पे बाइंग कर सके और यहाँ पे सेल कर सके। तो वो चीज़ आप सीखते हो यहाँ पे, इसी को हम कहते हैं क्या, पेंडिंग ऑर्डर थ्योरी। अच्छा, अब एक मजे की बात, जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी आप यूट्यूब पे आज के टाइम में देखते हो, बिजनेस न्यूज़ चैनल्स पे देखते हो, मैक्सिमम चीज़ें क्या होती हैं, मैक्सिमम चीज़ें क्या होती है, पेड प्रमोशन होती है। पेड प्रमोशन होती है, क्या होती है, पेड प्रमोशन होती है। मतलब आप देखते नहीं हो, आपको दिखाया जाता है। अब सपोज करो स्टॉक मार्केट में जो भी गेम होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट दिस इज अ गेम ऑफ अ सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग। अब देखो सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि देखो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग प्रीमियम मार्केट की ना ऐसी होती है कि अगर आपने आज 1,000 रुपए का प्रॉफिट किया है ना, तो वो 1,000 रुपए मार्केट अपनी जेब से नहीं दे रहा है। इसका मतलब 1,000 रुपए किसी ने लॉस किया है। बीच में कुछ माइनर से चार्जेस होते हैं, टैक्सेस वगैरह, ब्रोकरेज वगैरह, उसको हटा दो तो मतलब अगर आज मैंने 10 लाख का प्रॉफिट किया है तो इसका मतलब वो 10 लाख किसी ने, एक ने लूज किया होगा या मिलके बहुत सारे लोगों ने मिलके वो लॉस किया होगा। वो लॉस से ही वो पैसा मेरे को प्रॉफिट में आ रहा है। मतलब किसी का प्रॉफिट किसी के लिए लॉस है, किसी का प्रॉफिट किसी के लिए। ये होता है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग का हिस्सा। अब आपको समझ में आएगा कि भैया जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप देख रहे हो, अब इतने आपने सोचा कि यार 90% लोग कैसे ट्रेडिंग में लूज कर जा रहे हैं, तो वो लूज कर नहीं रहे हैं। उनको वो दिखाया जा रहा है कि आप उसको खरीदो, वो दिखाया कि ये पैटर्न आ गया, ये ब्रेकआउट आ गया, रिजल्ट अच्छा आ गया, ये न्यूज़ चैनल वगैरह पे, तो आपको ये दिखाया जा रहा है कि आप देखो एंड उसके बेसिस पे आप बाइंग सेलिंग करो। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लॉस करोगे उतना ही ज़्यादा ये क्या करेंगे, प्रॉफिट करेंगे। तो ये चाह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करो। इसीलिए कोई भी टिप पे जब तक क्रॉस वेरीफाई ना करो आप उसको बाइंग सेलिंग का डिसीजन मत लो, क्योंकि ये आपको स्ट्रैटेजी बना के दिया जाता है। जो भी आप देखो, अब भैया किसी ने, अब मान लो बड़ा प्लेयर है, 300 रुपये वाला स्टॉक है, अब चला गया 600 रुपये पे, अब वहीं पे ये अच्छे रिजल्ट ला देगा, यहाँ पे आके अच्छे रिजल्ट। अब आपको लग रहा है कि अब तो स्टॉक, अब क्यों नहीं खरीदोगे आप बताओ? नीचे से 100% भाग चुका है और कंपनी की क्वालिटी भी अच्छी है, बोलने वाला जो एंकर उसको भी हजारों लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, रिजल्ट भी अच्छा है। अब 600 वाला आपको लग रहा है कि 1,000 हो जाएगा, अब जाके आप यहाँ एंट्री लोगे। पता चला 2-4 दिन यहाँ कंसोलिडेट किया एंड देन इसके बाद यहाँ पे आ गया स्टॉक 400 पे, अब इसके बारे में बात भी नहीं हो रही। क्योंकि अब इसने जो प्रॉफिट बनाया है तो अब प्रॉफिट बुक भी तो करेगा, वो बेचेगा ना यहाँ पे। किसको जब तक कोई खरीदार नहीं रहेगा तो कैसे बेचेगा? अब उसको 100, अगर मान लो 1,000 करोड़ लगाया, उसका 2,000 करोड़ हो गया, तो कहेगा कोई नहीं, 5 करोड़ का मैं प्रमोशन कर देता हूँ वहां पे। चलो, बहुत सारा न्यूज़ आप देखोगे कि वहां पे फैल गई, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे पैसे दे दिए, तो अब वहां पे जाके आप ट्रैप हो जाते हो। अच्छे क्वालिटी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग के नाम पे आपके स्टॉक गिर जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों, अब आपको पता रहता है कि नहीं भैया ये ओवरबॉट सिचुएशन में है, सप्लाई जोन पे आके खड़ा है, तो ये तो सेलर का एरिया है, यहाँ पे तो स्टॉक खरीदना ही नहीं है, चाहे क्वालिटी कितनी भी अच्छी है। तो आप बच सकते थे, लेकिन आप वहां पे फंस गए। तो आई होप आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। आज के बाद कान पकड़ लो कि कभी भी कोई टिप्स वगैरह पे बाइंग नहीं करोगे जब तक उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं करोगे। अब एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ये क्लियर है सबको? चार्ट क्लियर है? बड़े प्लेयर कौन होते हैं, छोटे प्लेयर कौन होते हैं? सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग में आपने देखा कि क्या यहाँ पे सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है? एक बार जल्दी से सभी लोग मेरे को बताएंगे कमेंट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हरी अप, एकदम जल्दी से, कोई भी मतलब अभी वो नहीं करेगा। देखो इंगेजमेंट बना के रखो। मैंने आपको बताया ना कि आप ये अपने लिए सीख रहे हो, वो टाइम स्कूल वाला टाइम गया। मतलब हम तो फिर भी, हम लोग तो बड़ा उसमें पुश करते हैं, क्योंकि हम लोग का पढ़ाने का पूरा पैटर्न ऐसा है ना कि वी फॉलो द स्कूलिश वे ऑफ लर्निंग। मतलब पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, एंड देन हाथों के हाथ आप चार्ट पे प्रैक्टिस करते हो। तो ये तीनों पैटर्न होता है, दैट्स वाई वी आर द वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड कोर्स। ओके, क्लियर है? ओके, थैंक यू। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, क्योंकि अब मोटा मोटी अब आपको एक चीज समझ में आ गया कि भैया अब स्टॉक मार्केट में काम करना है तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये सीखना है कि बड़े प्लेयर कहाँ खरीद रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं। ये मैं बाइंग एंड सेलिंग जोन्स को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ।
अरविंद सर मत ड्रॉ करिए इसको। इसको बाइंग एंड सेलिंग जोन को आइडेंटिफाई करना। अब इस बाइंग एंड सेलिंग, कहाँ बल्क में बाइंग डीलिंग हो रही है, कहाँ बल्क में सेलिंग हो रही है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो अब उसको आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है, चलिए जानते हैं कौन सा तरीका है। वो तरीका है कि आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए, और चार्ट पढ़ने में मतलब आपको वहाँ पे समझ में आना चाहिए कि भैया चार्ट जो है क्या कह रहा है। देखिए प्राइस में आपका स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आने वाला है या नहीं आने वाला है, स्टॉक क्या करने वाला है, कंपनी क्या करने वाली, वो सारा कुछ आपको चार्ट बोल देता है। चार्ट आपको बता देता है कि कंपनी का रिजल्ट कैसा है, कंपनी का कैसा आ सकता है, मतलब स्ट्रेंथ, वो सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ओके चलिए, तो ये है हमारे पास स्टॉक इंडेक्स, सॉरी। तो अब इस इंडेक्स में अब ये है निफ्टी 50। अब आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड हैं। निफ्टी 50 क्या है, इंडिया में 6000 के आसपास स्टॉक लिस्टेड है बीएससी और एनएससी पे। अब निफ्टी 50 बेसिकली आपको पता होगा, निफ्टी 50 ये एक तरह का बेंचमार्क है। मतलब मैं आपसे पूछूं कि भैया स्टॉक मार्केट आज कैसा रहा, ऊपर गया कि नीचे गया, तो आप क्या करोगे, या तो सेंसेक्स को सर्च करोगे। पहले के ज़माने में बड़ा सेंसेक्स ही चलता था, बीएससी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, उससे पहले कोलकाता वाला था, लेकिन अब बीएससी को आप समझो। एंड इसके बाद आ गया निफ्टी 50। निफ्टी 50 50 इंडिया की जो बड़ी कंपनियां हैं मार्केट कैप वाइज, जो सबसे अपने क्षेत्र में महारत हासिल, जैसे पेंट में एशियन पेंट हो गया, बैंक में एचडीएफसी बैंक हो गया, तो 50 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उसका एक तरह का बकेट है। ये बताता है ओवरऑल सेंटीमेंट। जैसे आपने अभी इलेक्शन हुए ना बिहार में, ओपिनियन पोल देखते हो ना, तो ओपिनियन पोल में ऐसा तो है नहीं कि वो सभी का ओपिनियन ले लेते हैं, वो कुछ सैंपल कलेक्ट करते हैं ना, जाके इस पर्टिकुलर एरिया से 100 लोगों को ले लिया उस पर्टिकुलर, तो फिर वो उसके हिसाब से मूड भाप देते हैं, है ना। तो वैसे ही निफ्टी 50 क्या है कि भाई 6000 स्टॉक हैं टोटल, तो ये मार्केट का मूड बता देता है कि ओवरऑल अगर मान लो निफ्टी 50 अभी जैसे आज की बात करें तो आज क्या था, 0.18% डाउन था। तो आप कहते हो कि हाँ मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग साइड में साथ थोड़ा बहुत सुस्त था, मार्केट में बहुत बड़ी तेजी नहीं थी। तो ये क्या बताता, ओवरऑल मार्केट का ना एक मूड बता देता है। बट इंडिविजुअल जो स्टॉक है उनका मोमेंटम अलग हो सकता है। जैसे मान लो कि कोई स्टॉक आप जाके देखोगे 5% बढ़ा होगा, तो कोई स्टॉक 5% गिरा होगा, 4% कोई ऊपर नीचे सबका। बट ये ओवरऑल एक मूड बता देता है कि भैया माहौल क्या है मार्केट में, ठीक है। अब निफ्टी 50 ये जो चार्ट आप देख रहे हो, जो भी ये आप देख रहे हो, जनरली दो कलर आपको देखने को मिलता है, ग्रीन और रेड। अब देखो ये जो टेक्निकल चार्ट है ना, बहुत लोग यहाँ हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं मेरे से नहीं हो। मैं आपको बता रहा हूँ ये इतना आसान है ना, और अभी मैं आपको बता दूंगा अगले 20 मिनट में ये चार्ट से आपकी दोस्ती हो जाएगी, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो। बट गूगल पे आप सर्च करोगे ना, मैं आपको बता रहा था क्यों आज के टाइम में लोग आउटडेटेड चीज़ों में फंसे हुए हैं। गूगल पे आप सर्च करोगे ये टेक्निकल चार्ट कैंडल स्टिक्स के बारे में। मैं आपको कैंडल स्टिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले बता दूँ, जो लोग थोड़ा बहुत अगर जानते हैं तो उनको 30 से ज़्यादा तरीके के हैं ये, और 30 से ज़्यादा तरीके, बहुत सारे लोगों ने इस पे तो 100 घंटे के कोर्स तक बना रखे हैं, और वो कोर्सेज 30-30 हज़ार रुपये में बिक रहे हैं। आज के टाइम में अगर गूगल पे सर्च करोगे, हजारों यूट्यूब पे लाखों वीडियोस मिल जाएंगे इस पे, और इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा कम हो गई है, 25% से भी कम एक्यूरेसी है। मतलब इस मेथड की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये मैं 100 घंटा क्यों बर्बाद करूँ, और इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ 30 घंटे का क्यों पढ़ूँ जिसकी एक्यूरेसी ही नहीं है। क्यों नहीं है एक्यूरेसी, कोविड के बाद बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आए हैं, अब उसको सीखना है, जानना है थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में, तो वही जाके दिखा रहा है सबको कि भैया इस तरह का कैंडल बने तो बाइंग करो, और उस तरह का कैंडल बने, इस तरह का कैंडल बन जाए तो सेल करो। तो डेफिनेटली वहाँ पे जाके आदमी फंस जाता है कि भैया ये तो स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है, यहाँ पे आप देखोगे ब्रेकआउट भी आ गया तो मैं जाके बाइंग करूंगा। अब बड़े प्लेयर जो आपने देखा है 5G, अब इनको मैं हमेशा बड़ा प्लेयर बोलूंगा, है ना। तो बड़े प्लेयर उनको क्या चाहिए कि वो जाके देखते हैं कि भाई ज़्यादातर लोग एक ही तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहीं पे जाके बाइंग कर रहे हैं, तो मैं वहीं जाके सेल कर दूंगा, क्योंकि उनको तो चाहिए वॉल्यूम ज़्यादा, लिक्विडिटी ज़्यादा चाहिए, तो वो पैसा बना जाएंगे। वही काम वो कर रहे हैं। उनको चाहिए कि ऐसे अब यहाँ पे इस कैंडल बन गई, अब सब लोग एक्साइटेड हो गए कि भाई मार्केट गिरेगा गिरेगा, वहीं जाके वहाँ खरीद लिया उन्होंने। सब ने देखा कि मार्केट नए लाइफ के आसपास आ गया, 26,300 के आसपास आ गया, अब तो टूट जाएगा, जाके खरीद लेंगे। खरीद रहे हैं सब, माहौल है, तो वहीं जाके इन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया। तो जो भी पब्लिक डोमेन में है चीज़ें, उसकी आज के टाइम में एक्यूरेसी खत्म है। इंडिकेटर भी पहले अच्छा एक्यूरेट थे, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में, अब आप बैठे हो कि भाई RSI 40 पे आएगा तो मैं खरीदूंगा, और अब ये जो बड़े प्लेयर हैं इनको पता है कि ज़्यादातर लोग किस तरह की हरकत करते हैं, मतलब इनके पास सारा डेटा है, तो वहीं जाके वो बेच दें। कहने का मतलब ये है कि अब थोड़ा अपने को एडवांस चीज़ें समझनी पड़ेगी, प्राइस के एक्चुअल बिहेवियर को समझना पड़ेगा, तो जाके पैसे बनाओगे, और वो बहुत आसान है, आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
तो अभी मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि मैं ना तो आपको ये 30 तरीके पढ़ाने वाला हूं और ना मैं आपको 100 घंटे का यहाँ कोर्स बना के देने वाला हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। अगले 30 मिनट्स में आप इससे दोस्ती कर लोगे। पहले आप बताइए कितने लोग हैं जिनको ये पता है, जिन जो जानते हैं जस्ट टाइप मी, और जिनको नहीं पता है जस्ट टाइप नॉट इन द कमेंट सेक्शन। कैंडल स्टिक्स कितने लोगों को आती है? जिनको आती है वो टाइप करे ME, जिनको नहीं आता टाइप करे NOT। जल्दी से, हरी एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बोलेंगे। देखिए कमेंट सेक्शन रुकना नहीं चाहिए, इंगेजमेंट बना के रखो, नहीं तो कोई कितना भी बढ़िया पढ़ा ले या समझा ले, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा, है कि नहीं? ओके, थैंक यू, ग्रेट। तो बहुत सारे लोग हैं जो जानते भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी जानते, कोई बात नहीं। विल स्टार्ट इट फ्रॉम बिल्कुल बेसिक्स। अब देखो, अब मैं कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ और बहुत ध्यान से आप समझना इसको, बिल्कुल एकदम। अब देखो जनरली आपको ये दो तरीके से देखने को मिलते हैं, ग्रीन और रेड। अब ग्रीन वाले की जो मैं बात कर रहा हूं, अब ग्रीन वाले को जो आप देखोगे जितना ग्रीन, इसको हम कहते हैं बाइंग कैंडल, बायर्स कैंडल। अब मैं बात करूंगा स्टॉक मार्केट में, जब भी ये वर्ड बोलूंगा ना बायर, बायर का मतलब क्या है कि जो भाव को नीचे से ऊपर ले जाए। 90 रुपए का प्राइस था, वो खींच के 100 ले गया, 110 ले गया, 120 ले गया, 500 ले गया, कितना भी ले गया, बट नीचे से ऊपर ले जाए। क्या कर रहा है? ये कर रहा है डिमांड को हाई कर दे रहा है। बायर का काम क्या है? आपने पुराने जमाने की मूवीज जिसमें नीलामी देखी होगी, नीलामी होती थी ना पहले के जमाने के मूवीज में, अब तो पता नहीं होती भी नहीं, अब तो ऑनलाइन होती है, ऑप्शन होता है वही वाले, कि घर बिक रहा है, हीरो का घर बिक रहा है, एकदम बोली लग रही है, एकदम धड़ 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 धड़, और जिसने वहां पे, अब सब ये भी एक तरह क्या है, बोली लग रही है, बोली लग रही है। तो प्राइस डिमांड उसकी हाई होती जा रही है, तो प्राइस ऊपर जा रहा है। तो बायर जब भी मैं वर्ड बोलूं तो आपके दिमाग में एक ही इमेज आना चाहिए कि भैया ये प्राइस को नीचे से ऊपर ले जाएगा, प्राइस को नीचे से ऊपर ले जाएगा। ये लाल वाला जो कैंडल है वो दिखाता है सेलर को। सेलर का काम क्या है? सप्लाई बढ़ा देना। मतलब प्राइस को सेलर क्या करता है कि ऊपर से नीचे लाता है। 120 रुपए का प्राइस है, उसको खींच खाच के 90, 95, 100 कितना भी ले जाएगा, बट इस वाले लेवल से नीचे। प्राइस इसका काम क्या है? प्राइस को ऊपर से नीचे ले जाना। तो बायर और सेलर दो टर्म है जो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गए। बायर का काम है प्राइस को नीचे से ऊपर ले जाना, सेलर का काम है प्राइस को ऊपर से नीचे लेगा। अच्छा, इसका ना मैं एक लाइव एग्जांपल मैं देता हूं। आप देखते होंगे कि अभी ठंड का मौसम था, अभी बिहार, यूपी और सब जगह आप एक चीज, गोभी आई है। अब गोभी आई है तो गोभी जब आई, शुरू में आई थी आज से 1 महीना पहले, तो उसका प्राइस क्या था? आपने देखा होगा कि लगभग डबल के आसपास था। मतलब बिहार में तो पर पीस के हिसाब से मिलता है, तो 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, कहीं कहीं 100 रुपये पीस भी मिल रहा था। था कि नहीं? ऐसा ये सारा कुछ गोभी ऐसा मिल रहा था। अभी जो गोभी की कीमत है लगभग 30-40 रुपये पर पीस के हिसाब से आ गया 1 महीना बाद। क्यों? क्योंकि उस समय अभी गोभी की जो फसल है तैयार नहीं थी, बट डिमांड था मार्केट में, डिमांड था, उतना वो नहीं था, क्वांटिटी नहीं था, तो प्राइस हाई गए। अब क्या हुआ? प्राइस हाई, फिर जैसे ही वहां पे सप्लाई बढ़ी तो प्राइस जो है वो नीचे आ गया। अभी आप देखो प्राइस 30-40 पे आ गया। ऐसे आप प्याज का देखते हो, साल में एक बार ऐसा जरूर होता है प्याज या टमाटर महंगे हो जाते हैं। तो सेम चीज स्टॉक मार्केट में भी चल रही है, जहां डिमांड बढ़ जाएगी प्राइस ऊपर जाना शुरू होगा। बायर का काम क्या है कि प्राइस को नीचे से ऊपर ले जाएगा, और सेलर का काम क्या है? प्राइस को ऊपर से नीचे लेकर आएगा। ओके, अब मैं पहले बता देता हूं ये कैंडल्स बनते कैसे हैं, एंड देन मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने आपको बताया 30 से भी ज्यादा तरीके के हैं, तो मैं आपको सिर्फ बताऊंगा 2 तरीके। क्या बताऊंगा? 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है? आपको 30 तरीके देखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ 2 तरीके बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं बंद। जैसे अभी आप देख रहे हो ना कि कोई कैंडल का ये डंडा नीचे से निकला हुआ है, कोई डंडा छोटा है, कोई ये सारा कुछ आप मतलब एकदम फ्लैट है, कोई इस तरह का है, तो इसको हम कहते हैं टाइप। इसको हम क्या कहते हैं? टाइप। ये कितने प्रकार के हैं, इस तरह के जो हैं कैसे पहचानें, इन सबका अलग अलग नाम। तो मैं सिर्फ 2 तरीके बताऊंगा, आप ये सारा पढ़ लोगे। सिर्फ आप 2 तरीके बताऊंगा, ये सारा कुछ आप पढ़ लोगे। ओके, सबसे पहले देखते हैं जी कि ये बनते कैसे हैं। ओके ओके, स्टॉक मार्केट बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन लोगों ने इसको इतना कभी ध्यान, जो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता ना, उनका फोकस प्रोसेस पे ना होके पैसे पे आ जाता पहले ही।
आपको लग रहा है कोई भी चीज मतलब रिजल्ट पहले चाहिए, आपको बोले कि मेहनत बाद में कर लेंगे, ये सब सेम ऐसा समझो आप। कहते हो कि रिजल्ट आप मेरे को 90% पहले दे दो, बच्चा मेहनत बाद में कर लेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, बी प्रैक्टिकल। ओके, अब देखो ये जो कैंडल है, अब यहां पे आप देखो कि ग्रीन कैंडल, अब सबसे पहले थोड़ा नामकरण देख लो। ये जो पोर्शन है, कलरफुल पोर्शन जो होता है कोई भी कैंडल का, उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी। और ये जो डंडे निकले हैं ऊपर नीचे, इसको हम कहते हैं विक। ऊपर है तो अपर विक, नीचे है तो लोअर विक। शेडो भी कहते हैं, लेकिन शेडो ज़्यादा चलता नहीं है, ज़्यादातर यही चलता है, विक। समझ गया आप? ये दोनों चीज़ समझिए। अब बात करते हैं कि ग्रीन वाला कैंडल, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। यहाँ पे ग्रीन कैंडल कैसे बना, मान लेते हैं कोई एक स्टॉक है, 9:15 पे, 9:15 पे इस स्टॉक में ओपनिंग होती है, मार्केट ओपन होता है 100 रुपए पे। अब प्राइस ओपन हुआ और यहां सेलर आ गए, सेलर ने सेल करना शुरू कर दिया। अब आपको पता है सेलर का काम क्या है, प्राइस को ऊपर से नीचे जाना। एक लोएस्ट लेवल पे लेकर आ गए जहां पे प्राइस मान लो 98 रुपीज है, और यहां बैठे थे बायर। जैसे लिमिट ऑर्डर लगाते हो ना कि भैया मेरे को इस प्राइस पे खरीदना है, वहीं बैठे थे बायर, और बायर ने यहां से बाइंग करना स्टार्ट किया, बीच में और बायर ऐड होते गए, और प्राइस लगातार ऊपर गया। और उस दिन प्राइस एक हाईएस्ट पॉइंट पे गया जो मान लो 112 रुपए। एंड फिर यहाँ थोड़े बहुत सेलर भी थे, उन्होंने 3:30 मार्केट क्लोज होते होते थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की, और क्लोजिंग हो गई 110 रुपए पे। 3:30 क्लोजिंग जो हो गई मार्केट की 110 रुपए पे। अब देखो ये था मेरा ओपनिंग प्राइस, मैंने बोला कि प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, क्लोजिंग प्राइस, प्राइस नीचे से ऊपर गया। क्लोजिंग प्राइस बड़ी है कि नहीं ओपनिंग कंपैरिजन में, डेफिनेटली। इसका मतलब हम ये कैंडल को देख के कह सकते हैं यहां बायर ओवरऑल पूरे दिन स्ट्रांग था, बायर की इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग थी, पावरफुल था, मतलब बाइंग हुई है इस स्टॉक में, मतलब डिमांड बढ़ा है स्टॉक का। आप समझो। अब ये जो मैंने बोला कि पहले सेलर एंटर हुआ, सेलर एंटर हुआ, उसने सेल करना शुरू कर दिया एक लोएस्ट पॉइंट पे। अब इसको आप समझो, मान लो एक दुकान में आप जाते हो और दुकान वाला आपको जींस दिखाता है, बोलता है कि नहीं 2000 का ले लो सर, तो वो कहते हो नहीं नहीं नहीं। फिर आप तो मन में सोच के बैठे हो कि मेरे को तो 1000 का लेना है, फिर आप कहते हो नहीं 1700 का ले लो, फिर वो कहता है 1500 का ले लो, फिर कहता है 1300 का ले लो, फिर कहता है कि नहीं चलो ठीक है 1000 रुपये का ले। जैसे ही उसने 1000 रुपये बोला, ये तो आपकी बाइंग प्राइस थी, इतना में तो आप सोच के आते हो, तुरंत ले लेते हो आप। तो वही आप देखो कि यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के बैठे थे कि 98 रुपीज़ के आसपास जैसी शेयर आएगा मैं खरीद लूंगा, बहुत सारी बल्क बाइंग पड़ी थी, और यहाँ से बाइंग स्टार्ट होती है, बीच में और बहुत सारे बायर आते हैं, प्राइस लगातार ऊपर जाता है। एंड ये उस दिन का हाईएस्ट पॉइंट था, और यहीं सेलर बैठे हैं, सेलर ने फिर थोड़ा बहुत सेल कर दिया कि वो सेल करके क्लोजिंग करा दी 110 रुपये। तो आपने देखा प्राइस जो है नीचे से ऊपर गई, ओपनिंग कहाँ हुई, यहाँ पे नीचे से ऊपर, क्लोजिंग कहाँ हुई, यहाँ पे। तो कैसा कैंडल बनेगा, ग्रीन कैंडल बनेगा। ग्रीन कैंडल का मतलब यहाँ बायर ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू सेलर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब ये जो डंडा बनता है इसका क्या इतिहास है, देखिए ये जो डंडा बनता है ना, जब बायर एंड सेलर जब आपस में लड़ते हैं ना, तो इस विक की फॉर्मेशन होती है। अब देखो पहले केस में, पहले सेलर आया, सेलर नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा था अपने डायरेक्शन में, फिर यहां पे बैठा था बायर, बायर आ गया, दोनों में फाइट हुई कि नहीं, बायर सेलर में। जीता कौन, डेफिनेटली बायर जीता, तभी तो प्राइस उसके फेवर में गया। अगेन प्राइस यहां से ऊपर गया है, ऊपर गया है, यहीं सेलर बैठा था, सेलर ने सेल करके क्लोज करा दिया, तो दोनों के बीच में अगेन फाइट देखने को मिली। तो हमेशा यह ध्यान रखना कि ये जो विक की फॉर्मेशन होती है जस्ट ड्यू टू द फाइट बिटवीन बायर एंड सेलर। विक इज फॉर्म जस्ट ड्यू टू द फाइट बिटवीन बायर एंड सेलर। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब बात करते हैं कि ग्रीन वाला तो समझ में आ गया कि प्राइस भैया नीचे से ऊपर तक गया। सो अब लाल वाले की क्या कहानी है। लाल वाला, मैं देखो अब कोई भी मेथड मैं आपको सिखाऊंगा ना, बस एक याद रखना, हमने इसको इतना सिंप्लीफाई किया है ना, आगे भी जो भी मेथड पढ़ोगे एक याद रखना, दूसरा अपने आप आपको आ जाएगा। जस्ट उसका उल्टा, इसमें मैंने आपको बताया प्राइस ऊपर से नीचे जाएगा, इसकी ओपनिंग यहाँ पे होगी, इसकी ओपनिंग कहाँ हो रही थी, यहाँ पे। अब ये मान लो उसी एग्जांपल को लेते हैं, 110 रुपये पे ओपन हुआ, बायर ट्राई किए, कोशिश किए कि भैया प्राइस को ऊपर ले जाए, हाईएस्ट पॉइंट पे लेके गए 112 रुपये पे। अब यहां बैठे थे सेलर, वो इंतजार कर रहे थे कि जैसे 112 रुपये पे आए प्राइस, वो बल्क सेलिंग ऑर्डर लगा के बैठे, वहां से धड़ाधड़ स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है, और भी बीच में बहुत सारे सेलर आते हैं और एक लोएस्ट पॉइंट पे लेकर जाते हैं। लोएस्ट पॉइंट में वही मान लो 98 रुपीज, यहाँ थोड़े बहुत बायर हैं और इसको क्लोज करा देते हैं कहाँ पे, 100 रुपये पे। अब देखो 110 रुपये पे सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ था, और फिर क्लोज हुआ 100 रुपये पे, 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हुआ तो 100 रुपये पे क्लोज हुआ। आप समझ रहे हो प्राइस क्या है, घटा है, 110 से प्राइस कहां बंद हुआ, 100 रुपये पे। मतलब यहां सेलर जो है, मतलब यहां जो सेलर है
वो क्या है? वो सेलर है जो पावरफुल है, सेल करके अपने डायरेक्शन में लेके। अगेन जो विक की फॉर्मेशन आप देखो, ये जो विक बना है, पहले बायर ट्राई किया था, फिर ऊपर से सेलर ट्राई किया, दोनों के बीच में फाइट हुई, तो ये क्या बना? विक की फॉर्मेशन बनी। फिर यहाँ पे पहले सेलर और नीचे ले जाना चाहता था, लेकिन बायर यहाँ बैठा था, क्लोज करा दिया यहाँ पे। तो विक इज ऑलवेज, ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब दोनों फाइट करते हैं तब दोनों क्या बनाते हैं? विक की फॉर्मेशन। अभी आपको समझ में आ गया कि ये लाल कैंडल कब बनती है? जब सेलर पावरफुल होता है, ऊपर से नीचे प्राइस को लाता है, और ग्रीन कैंडल जब बायर प्राइस को नीचे से ऊपर ले जाता है। क्या ये क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए यस और नो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हरी अप, एक बार जल्दी सभी लोग बताएंगे प्लीज। सभी से जवाब चाहिए। देखिए, मज़ा तभी है ना, अब टीचर को भी पढ़ाने के लिए भी स्टूडेंट्स का, क्लाइंट्स का फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, तो इंटरेस्ट सबका बना रहता है। आपका मोटिवेशन मतलब मेरे लिए भी ज़रूरी है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना पूरा 100% दूँ। वही एनर्जी, वही मतलब मैं लगातार 8-8 10-10 घंटे की क्लासेस लिए हैं। अगर आप हमारे सेमिनार में आप आओगे, कभी क्लास में आओगे, हमारा जो सुबह से शाम तक ये क्लास चलती है, उसमें भी आप देखो, क्योंकि ब्रेक होता है तो ज़्यादातर लोग ब्रेक में मतलब खाने पीने चल रहे, फिर भी मेरे पास भी खाते भी रहेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ लोग आएंगे कि सर ये कैसे, वो कैसे। तो अपने को तो आदत है, वही एनर्जी, वही सारा कुछ स्टेमिना के साथ अपन बैठे हुए हैं। ओके, क्लियर 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 क्लियर। तो बस, अच्छा, आपको क्या ध्यान रखना है? आपको क्या ध्यान रखना है? आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि बायर का काम क्या है? प्राइस को नीचे से ऊपर ले जाना। सेलर का काम क्या है? प्राइस को ऊपर से नीचे लेके आना। सेलर का काम है ऊपर से नीचे लेके आना। ओपनिंग बाइंग में हमेशा आप देखोगे क्या है? ओपनिंग बाइंग में नीचे रहेगी, नीचे होगी। अच्छा देखिए, जो लोग बहुत बिगनर है ना, मैं आपको बताऊँ, बिल्कुल टेंशन मत लेना आप। क्या होता है ना कि देखिए, हम स्कूल में भी जब पढ़ रहे थे, तो एक बार में कोई जरूरी नहीं है कि सबको समझ में आए। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसीलिए कल का गैप है, परसों फिर क्लास है, तो उसको कम से कम 1 से 2 बार देखना, और 100% ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सबकी अपनी अपनी क्षमता है ना। बाकी आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आएगा। बायर का काम क्या है? प्राइस को नीचे से ऊपर ले जाना। सेलर का काम क्या है? प्राइस को ऊपर से नीचे ले जाना। विक की फॉर्मेशन क्यों होती है? क्योंकि दोनों बायर सेलर में लड़ाई होती है, तो विक की फॉर्मेशन होती है, ये आपने समझ लिया। और ग्रीन कैंडल ये बना, दैट मीन्स ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि इस कैंडल का मतलब ये है, जब ऐसा बायर यहाँ पावरफुल है, तो बायर पावरफुल है तो उसकी टेंडेंसी है प्राइस को और ऊपर ले जा सकता है। रेड कैंडल बना है, इसका मतलब सेलर जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, तो उसकी टेंडेंसी है प्राइस को और नीचे लेके आ सकता है कि नहीं? तो ये हो गया। अब चलते हैं मेन मुद्दे पे। ये जो आप देख रहे हो कि अब इनके टाइप पढ़े, जो मैंने आपको बताया ना, 100 घंटे से भी ज़्यादा लोग इसके पीछे अपना टाइम खपाते हैं कि कितने तरह के 30 से ज़्यादा तरीके, और वो भी मार्केट में काम नहीं। चलो 100 घंटा पढ़ा, 25-30 हज़ार रुपये भी दे दिए, लेकिन वो भी अब काम नहीं आ रहा, तो ये कितना बुरा हुआ। और उसके चक्कर में पैसे चले गए, सो अलग उस पर इन्वेस्ट कर दिया, तो वो गलती नहीं। एडवांस मेथड को सीखना है और उस चीज़ को समझना है। तो अब बात करते हैं इनके टाइप के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ 2 तरीके पढ़ाऊंगा मैं आपको, 2 तरीके। तो पहला तरीका है, पहला टाइप है कैंडल का। अब बड़े ध्यान से सभी लोग रूल रेगुलेशन के साथ बैठे रहेंगे यहाँ पे, कुछ भी मतलब मिस नहीं करना। आप देखो, यहाँ फोकस गड़बड़ाया तो कहानी खत्म। ठीक है? अब चलिए, पहला जो कैंडल है ना, वो कौन सा कैंडल है? वो है मोमेंटम कैंडल। पहले तरीके के कैंडल्स को क्या कहते हैं सर? मोमेंटम कैंडल कहते हैं। पहले तरीके के कैंडल को क्या कहते हैं? दिस इज अ मोमेंटम कैंडल। अब देखो, मोमेंटम कैंडल का मतलब, इंग्लिश छोड़ दो आप, ये आई थिंक हिंदी वाला स्लाइड मिस हो गया, ये साउथ में हिंदी लोग नहीं समझते इसीलिए। ओके, सो दिस आर दोज कैंडल विच हैज द क्लियर डोमिनेशन ऑफ अदर बुल्स और बियर्स। अच्छा एक चीज आप समझो, जब ये बुल्स और बियर्स की बात है ना, बुल का मतलब ये होता है स्टॉक मार्केट में जो प्राइस, वो बायर्स को ना जो होते हैं, जो बायर्स स्टॉक मार्केट में, बायर का मतलब बताया ना, प्राइस को नीचे से ऊपर ले जाए, उनको ही बुल्स कहते हैं। जो सेलर्स होते हैं मार्केट में, प्राइस को ऊपर से नीचे ले जाते हैं, उनको बियर्स भी कह देते हैं। तो ये जो 2 टर्म्स है, उससे गड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल। अब ये कह रहा है कि मोमेंटम कैंडल वो कैंडल होती है जिसमें देख के पता चले कि भैया कौन ज्यादा ताकतवर है, बायर ज्यादा ताकतवर है या सेलर ज्यादा ताकतवर है। मतलब आपको देख के ही पता चल जाएगा कि कौन कौन ज्यादा। अब बायर ज्यादा ताकतवर है तो इसका मतलब क्या है? वो प्राइस को और ऊपर ले जा सकता है।
सेलर ज्यादा ताकतवर है तो क्या है, वो प्राइस को और नीचे ले जाए। तो मोमेंटम कैंडल उसी को कहते हैं, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको देख के पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। अब सवाल ये आता है कि मोमेंटम कैंडल को पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, हर चीज के लिए हमने रूल बनाया है। तो इसके लिए अब पहला सवाल कि हाउ टू आइडेंटिफाई द मोमेंटम कैंडल, इसको पहचानोगे कैसे। तो बहुत सिंपल सा नियम है। क्या नियम है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि बॉडी का अगर साइज, अगर बॉडी का जो साइज है विक्स के सम से बड़ा है, जैसे अभी आप देखो तो आप क्या कहोगे, मोमेंटम कैंडल है। मतलब क्या करना है, ये देखो, ये जो बॉडी का साइज है ऊपर से नीचे, और अगर मैं ये विक को ऊपर से काट के ले आता हूं, ये काटा मैंने, ये फिर नीचे से काटा और इन दोनों को जोड़ दिया। अब बताओ कौन सी लाइन बड़ी है, डेफिनेटली ये बॉडी वाली लाइन बड़ी है कि नहीं। यही चीज तो यहां लिखी है कि x जो है वो बड़ा है y प्लस जेड से। एक सेकेंड, x जो बड़ा है y प्लस जेड से, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। तो x यहाँ पे बड़ा है y प्लस जेड से, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो x बड़ा है y प्लस जेड से, तो यही तो कंडीशन है। तो आपको क्या चेक करना है कि मेरे को देखना है कि क्या बॉडी बड़ी है और विक का जो सम है वो छोटा है कि नहीं। तो अगर ये कंडीशन मीट हो जाती है, दैट मीन्स ये क्या है, मोमेंटम कैंडल है। तो अब जैसे मान लो प्रीवियस एग्जांपल लिया था, ये ओपन हुआ था 100 रुपए पे, और ये लोएस्ट बनाया था कितना पे, 98 पे। हाईएस्ट प्राइस जो था 112 रुपए पे था। क्लोजिंग कहां पे कर दिया, 110 रुपए पे। अब x का साइज क्या है यहाँ पे, 100 माइनस 100, 10 हो गया। y का साइज क्या है, 112 माइनस 110, ये हो गया। z का क्या है, 100 माइनस 98। तो यहाँ पे आप बताओ क्या 10 4 से बड़ा है कि नहीं, 10 4 से बड़ा है कि नहीं, बिल्कुल है। इसका मतलब क्या है, ये मोमेंटम है। तो अब सवाल ये आता है कि सर ये बताओ क्या हर कैंडल में मुझे ऐसे कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा क्या। द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने कॉमन सेंस से आप मेरे को बताओ, क्या आपको देख के नहीं लग रहा कि बॉडी बड़ी है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ भी दूंगा तब भी बॉडी का जो साइज है वो बड़ा है। तो जस्ट कॉमन सेंस से आपको देख के बताना है, जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, बॉडी शुड बी ग्रेटर देन सम ऑफ विक्स, बॉडी शुड बी ग्रेटर देन सम ऑफ विक्स। इसका मतलब क्या है, मोमेंटम कैंडल है, सिंपल है कि नहीं, है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। ओके, तो अब बात कर ले, आप पहचान लिया आपने मोमेंटम कैंडल। तो फिर आपको क्या चेक करना है, कलर। अगर ये ग्रीन कलर का है, अगर ये ग्रीन कलर का है तो हम इसको कहेंगे बाइंग मोमेंटम कैंडल। अगर ये रेड कलर का है तो हम कहेंगे सेलिंग मोमेंटम कैंडल। तो पहले तो आपको कंफर्म करना है कि मोमेंटम कैंडल है कि नहीं है। वो कैसे करोगे, इससे करोगे कि बॉडी बड़ी होनी चाहिए और विक्स का सम छोटा होना चाहिए, तो ये मोमेंटम कैंडल है। फिर चेक करोगे कलर, अगर ग्रीन कलर है तो भैया ये है बाइंग मोमेंटम कैंडल। अगर रेड कलर का है तो ये है सेलिंग मोमेंटम कैंडल। बाइंग मोमेंटम कैंडल का मतलब ये है कि यहां बायर ज्यादा पावरफुल है, बायर ज्यादा पावरफुल है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, प्राइस को ऊपर ले जाएगा। अगर रेड रहता है यही कैंडल तो वो सेलर ज्यादा पावरफुल है तो प्राइस क्या करेगा, ऊपर से नीचे लेके आएगा। तो आई होप आपको ये मोमेंटम कैंडल समझ में आ गया कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये रूल अप्लाई करना है कि बॉडी बड़ी होनी चाहिए, विक्स का सम छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मोमेंटम कैंडल है। फिर कलर चेक करो, ग्रीन कलर है तो बाइंग मोमेंटम कैंडल है, रेड कलर है तो सेलिंग मोमेंटम कैंडल, सिंपल। अब चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। बहुत आसान है, मैंने आपको बताया ना कि हमने इसको इतना सिंप्लीफाई किया कि 8वीं क्लास का बच्चा भी इसको इजीली समझ ले। ओके, ये देखो आप, ये देखो, यही चीज लिखा है कि बॉडी का साइज दोनों विक के सम से बड़ा होना चाहिए, बॉडी का साइज दोनों विक के सम से बड़ा होना चाहिए। फिर वो क्या है, मोमेंटम कैंडल है। अभी आपके सामने एग्जांपल। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, आप बस वही नियम याद रखो। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ जो मैंने पढ़ाया, मैं जो बताया है उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। बॉडी बड़ी होनी चाहिए, विक्स का सम छोटा होना चाहिए, मतलब ये देखो, ये यही होना चाहिए। अब पहला वाला देखो, जहां ये ओपन हुआ विक तो बनी ही नहीं, विक नहीं है। विक मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया ये तब बनता है जब बायर और सेलर आपस में लड़ते हैं। मतलब यहां कोई लड़ाई ही नहीं हुई, बायर इतना ताकतवर था कि खुलते ही प्राइस को सीधा ऊपर ले गया और जहां पे बंद हुआ वही उसकी हाईएस्ट प्राइस थी। मतलब सेलर आया ही नहीं,
मतलब यहाँ बाइंग इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी, बायर इतना ज़्यादा मजबूत था कि वो प्राइस को सीधा ऊपर ले, सेलर ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उसको पता है कि प्राइस और ऊपर जाएगा तो मैं क्यों बेचूं। आप समझ रहे हो? तो इसको हम क्या कहते हैं, लगभग परफेक्ट बाइंग मोमेंटम कैंडल। अब देखो इसमें रूल अप्लाई करो, वाई और जेड तो इसमें है नहीं, तो इसको हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे। वाई और जेड तो है नहीं, तो कुछ नहीं है तो जीरो। अब बताओ ये जो लेंथ है क्या जीरो से बड़ी है कि नहीं, डेफिनेटली बड़ी है। तो यहाँ बायर सुपर स्ट्रांग है, तो इसको हम कहेंगे बाइंग मोमेंटम कैंडल। सिमिलरली ये वाला देखो आप, अब देख के ही नहीं पता चल रहा कि बॉडी का साइज बड़ा है, विक को अगर जोड़ दिया जाए, अपर एंड लोअर विक को अगर आप जोड़ दो तब भी बॉडी बॉडी ज़्यादा बड़ी है, एक्स ज़्यादा बड़ा है वाई प्लस जेड के कंपैरिजन में, है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? ऑब्वियस है। सो दैट मीन्स कि इट इज द मोमेंटम कैंडल। पता चल गया कि नहीं? मतलब यहां मेरे को कॉमन सेंस से पता चल रहा है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़े, जस्ट रिमेंबर दिस रूल। ये चीज मेरे को पता चल गया। सिमिलरली अब देखो जहां ये ओपन हुआ, ओपनिंग के साथ कोई बायर ही नहीं आया, धड़ाम से गिरना शुरू हो गया, और क्लोजिंग जहां हुई वही इसका लोएस्ट प्राइस है। मतलब यहाँ सेलर बहुत ज्यादा पावरफुल है, सेलर बहुत ज्यादा पावरफुल। रूल अप्लाई करो, ये है मेरा बॉडी का साइज और विक तो है नहीं, तो ये भी क्या है, इस कंडीशन को मीट कर रहा है। कलर है रेड, तो इसको मैं बोलूंगा सेलिंग मोमेंटम कैंडल, मतलब यहाँ सेलर ज्यादा पावरफुल है। सिमिलरली इसको देखो, बॉडी बड़ी है, विक्स का सम छोटा है। बॉडी बड़ी है, एक विक जीरो है, दूसरा इतना बड़ा है, तब भी ये क्या है, बाइंग मोमेंटम, सेलिंग मोमेंटम। आई होप आपको मोमेंटम कैंडल क्या होता है, मोमेंटम कैंडल कैसे बनता है, कैसे पहचानते हैं, ये पता चल गया हो। अब चार्ट पे आ जाओ, अब आ जाओ चार्ट पे। जो नियम मैंने आपको बताया, जो रूल बताया ना, वही आपको करना, आप उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी जो कैंडल बना है, अभी जो कैंडल ये वाला बना है, ये बताओ आप क्या अब कैलकुलेट अगर आप करना चाहते हो ना तो आप कर सकते हो, बाकी करना, ये देखो कर्सर को राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो कर लोगे, लेकिन वो करना बेवकूफ़ी है, टाइम वेस्ट है। अब देखो ये जहां ओपन हुआ वहीं से गिरना शुरू हो गया, ओपन हुआ वहीं से गिरना शुरू हो गया। अब आपको देख के नहीं लग रहा है कि इस कैंडल में बॉडी बड़ी है, विक जो है वो छोटा है, इस चीज को फॉलो कर रहा है ये। एक तो है ही नहीं तो जीरो है, ऊपर तो है ही नहीं, क्या ये लग नहीं रहा? अब तो डेफिनेटली ये मोमेंटम कैंडल है। कलर देखो इसका, कलर कौन सा, रेड कलर है, तो फिर इसको क्या करोगे, सेलिंग मोमेंटम कैंडल, मतलब यहाँ सेलर ज्यादा पावरफुल है। इसको देख के क्या लग रहा है आपको, बाइंग मोमेंटम कैंडल। इसको देख के क्या लग रहा है, बाइंग मोमेंटम। कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है, सीधा नहीं दिख रहा है क्या आपको? ये देखो बाइंग मोमेंटम कैंडल, सेलिंग मोमेंटम कैंडल, बाइंग मोमेंटम कैंडल, सेलिंग मोमेंटम, बाइंग, बाइंग, सेलिंग, बाइंग। क्या देख के ही नहीं पता चल रहा आपको कि कौन सा मोमेंटम कैंडल है, कौन सा मोमेंटम कैंडल नहीं है? ये सब क्या है, रेड वाले सेलिंग है, ये देखो सेलिंग, ये तीनों बाइंग, सेलिंग, बाइंग, सेलिंग। क्या मोमेंटम कैंडल पहचान पा रहे हो आप? क्या पहचान पा रहे हो? जल्दी से एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या पहचान, जस्ट टाइप यस और नो इन कमेंट सेक्शन। क्या मोमेंटम कैंडल पहचान पा रहे हो आप चार्ट पे? जस्ट टाइप यस और नो। बस एक चीज याद रखो, ये मतलब बॉडी बड़ी होनी चाहिए, विक का सम छोटा होना चाहिए। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान बना दिया। मैं बताता रहा हूँ, 100 घंटे का कॉन्सेप्ट आपको मैं निपटा के 30-40 मिनट में लेके आया हूँ। तो पहले तरीके के कैंडल मोमेंटम कैंडल, क्या ये क्लियर? कोई ऐसा है जिसको डाउट है? कोई ऐसा है जिसको डाउट है? मतलब देखिए इसमें शर्माने जैसा कुछ भी नहीं है बॉस। आपको डाउट है, चैट सेक्शन ओपन है, आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो बस एक चीज ये याद रखेंगे, क्या, बॉडी का साइज बड़ा होना चाहिए, बॉडी का साइज बड़ा होना चाहिए विक का साइज से, बस। दैट इज द गेम ऑफ अ मोमेंटम कैंडल, दैट इज द गेम ऑफ द मोमेंटम कैंडल। गॉट इट? ठीक है, समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? अब मेरे को एक चीज का जवाब देना आप सभी लोग, नियम आपको पता है, रूल पता है। अब मेरे को आप बताना कि क्या ये मोमेंटम कैंडल है क्या, यस या नो? क्या ये मोमेंटम कैंडल है? ये दोनों मोमेंटम कैंडल है? ये है क्या मोमेंटम कैंडल? ये है क्या? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आप बताओगे, ये दोनों है क्या मोमेंटम कैंडल, ये तीनों है क्या मोमेंटम? आपको बताना है ये मोमेंटम कैंडल है या नहीं, यस या नो। रूल मैंने आपको समझा दिया है कि बॉडी बड़ी होनी चाहिए, विक्स का सम छोटा होना चाहिए, एक्स हमेशा बड़ा होना चाहिए वाई प्लस जेड से। क्या ये मोमेंटम कैंडल है कि नहीं, आप बताइए एक बार मेरे को। क्या ये मोमेंटम कैंडल है कि नहीं, बताइए मेरे को।
मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके जवाब का। देखो टाइम मैं दे रहा हूँ, टेक योर टाइम, 15-20 सेकंड में और इंतजार करता हूँ। आप बताओ, पार्टिसिपेट करो। आप नहीं पार्टिसिपेट करोगे तो कैसे पता चलेगा? आप मेरे को बताओ क्या ये है या नहीं। रूल बस याद रखो। रूल क्या है आपको मैंने क्या कि हमेशा मोमेंटम कैंडल देखने के लिए क्या चाहिए कि बॉडी बड़ी होनी चाहिए, विक्स का सम छोटा होना चाहिए। मतलब ये एक्स बॉडी का साइज बड़ा होना चाहिए और ऊपर वाई प्लस जेड, मतलब ये वाली कंडीशन मीट करनी चाहिए। अब देखो इसमें लग रहा है कि ये जो छोटू सा पिद्दू सा बॉडी है ये बड़ा है, ऊपर वाले को जोड़ दूंगा तो ये देख सकते हो कि विक देख के ही पता चल रहा है ना, इन दोनों को जोड़ूंगा तो यार ये इतना बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ तो विक बड़ा है, बॉडी बड़ी ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये मोमेंटम कैंडल नहीं है। सिंपल, मोमेंटम कैंडल नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि बस मेरे सिस्टम में एक रूल याद रखो आप, दूसरा जस्ट उसका उल्टा होता है। अब आपने देख लिया कि बॉडी बड़ी है, विक्स का सम छोटा है, तो वो होता है मोमेंटम कैंडल। अब जस्ट इसका उल्टा होगा इसको। अब मोमेंटम कैंडल नहीं है तो क्या है, कौन सा कैंडल है, चलिए जानते हैं। चलिए, बहुत ही आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप अभी फील कर रहे हो, अगर आप फोकस कर रहे हो तो आप फील कर रहे हो कि हाँ। अब बेस कैंडल क्या होता है? अब देखो मोमेंटम कैंडल में हमने पढ़ा था कि उसको देखते ही पता चल जाता था कि वहां कौन ज्यादा ताकतवर है, बायर ज्यादा ताकतवर है या सेलर ज्यादा ताकतवर है। पहचानते कैसे थे कि ये नियम से कि बॉडी बड़ी है, विक्स का सम छोटा है। अब बेस कैंडल का पहले मतलब समझो, फिर मैं बताऊंगा कैसे पहचानेंगे। बेस कैंडल का मतलब ये होता है ना कि अब बेस कैंडल दिखाता है कि बायर और सेलर जो है, जब दोनों एक रेंज में फाइट करते हैं ना, एक प्राइस रेंज में फाइट करते हैं, तो वो बेस कैंडल दिखा। बेस कैंडल शोज द फाइट बिटवीन बायर एंड सेलर। अच्छा, अब से मैं जब भी बोलूंगा ना कि बायर सेलर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक आना चाहिए कि हाँ वहां बेस कैंडल बन रहा है। मतलब ये एक तरह का इनडिसिजिव कैंडल है, ये लड़ाई को दिखाता है कि भैया अभी लड़ाई चल रही है, खत्म नहीं हुई है। जैसे मान लो अभी महाभारत का पहला एपिसोड देख रहे हो, लड़ाई वाला, तो अभी आपको पता नहीं है कि कौरव जीतेगा कि पांडव जीतेगा, बस अभी तो आप देख रहे हो ना। नहीं पढ़ा है महाभारत आपने, तो मान लो अभी देख रहे हो आप, आपको नहीं पता है कौन जीतेगा। तो यहां पे बेस कैंडल का भी वही काम है, ये जस्ट फाइट को शो करता है। और मोमेंटम कैंडल फाइट के बाद क्या रिजल्ट आता है? मोमेंटम कैंडल दिखाता है कि फाइट के बाद क्या रिजल्ट आता है, कौन जीतता है, बायर जीतता है कि सेलर जीतता है। बायर जीतेगा तो अपने डायरेक्शन में प्राइस को ले जाएगा ऊपर, सेलर जीतेगा तो अपने डायरेक्शन में प्राइस को ले जाएगा नीचे। और कैसे ले जाएगा? मोमेंटम कैंडल की तरह। ओके ओके, वॉइस वॉइस अभी ठीक है क्या? वॉइस अभी ठीक है? फिर से मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, एक बार बताइएगा प्लीज। वॉइस अभी ठीक है क्या? एम आई ऑडिबल? एवरीवन प्लीज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार यस या नो करके बताएंगे, कंफर्म करेंगे। आवाज फंस रही है, क्यों फंस रही है? ओके ओके, एक बार सभी लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, आवाज अभी कैसी है? अभी क्या आप सुन पा रहे हो आप मेरे को? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे प्लीज सभी लोग। एम आई ऑडिबल नाउ? वॉइस इज ओके? नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है एक्चुअली, ऑफिस से नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं, वॉइस नो क्लियर, वॉइस नो क्लियर। ओके ओके, लेट मी फिक्स दिस। अभी भी आवाज ऐसी आ रही है क्या? बस अगले 15 मिनट की एक क्लास बची है, इसको मैनेज कर लेते हैं, देन कल अगली क्लास ऑफिस से लेंगे तो अच्छा खासा हो रहेगा। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टेक्निकल चीज़ है, कभी कभी गड़बड़ा जाता है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो हम बात कर रहे थे दूसरे कैंडल के बारे में, और वो कैंडल है बेस कैंडल। अब बेस कैंडल सर, आप जानते हो कि बेस कैंडल का क्या है मतलब, मैंने आपको बताया कि बेस कैंडल शोज द इंडिसिजिव इंडिसीजन। मतलब बेसिकली ये क्या है? इंडिसिजिव कैंडल है। ये दिखाता है बायर और सेलर के बीच के लड़ाई को। अब मैंने आपको बताया कि बायर एंड सेलर की ये, और मोमेंटम कैंडल क्या दिखाता था? इस लड़ाई के बाद कौन जीता है। बायर जीता है तो डेफिनेटली प्राइस को वो अपने डायरेक्शन में ले जाएगा, तो उसको बाइंग मोमेंटम कैंडल बनाएगा। सेलर जीता है तो डाउन साइड ले जाएगा अपनी डायरेक्शन में, तो वो सेलिंग मोमेंटम कैंडल बनाएगा। इस तरह कैंडल बनाएगा।
तो मोमेंटम कैंडल रिजल्ट को दिखाता है, कंक्लूजन को दिखाता है, और बेस कैंडल दिखाता है, वो क्या दिखाता है सर, वो दिखाता है फाइट बिटवीन बायर एंड सेलर। तो अभी मैंने आपको बोला कि अब से मैं जब भी बोलूंगा कि बायर एंड सेलर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आएगा कि भैया पक्का वहां पे बेस कैंडल बन रहा होगा, पक्का वहां पे बेस कैंडल बन रहा है। बेस कैंडल क्या दिखाता है, बायर और सेलर के बीच के लड़ाई को दिखाता है एक रेंज में, एक प्राइस रेंज में। अब बात करते हैं कि सर बेस कैंडल पहचानेंगे कैसे, तो बहुत ही सिंपल है। पहले आपने पढ़ा था कि बॉडी बड़ी हो और विक छोटा हो तो मोमेंटम कैंडल। अब उसका उल्टा, अगर विक बड़ा हो, विक का सम बड़ा हो और बॉडी छोटी हो, तो फिर हम उसे कहेंगे बेस कैंडल। जैसे आप देखो, इसमें इसको मैंने ऊपर से काटा, इसको मैंने नीचे से काटा, अब दोनों को जोड़ दिया मैंने, दोनों को जोड़ दिया, और ये है बॉडी का साइज। अब बताओ मेरे को कौन सा ज्यादा बड़ा है। डेफिनेटली आपको पता चलेगा यहाँ पे कि बॉडी छोटी है और विक्स का जो सम है वो बड़ा है, विक्स का जो सम है वो क्या है, बड़ा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या बन रहा है, बेस कैंडल बन रहा है। तो बेस कैंडल जस्ट उसका उल्टा, एक याद रखो दूसरा। अच्छा, इसमें एक और मजे की बात है, कलर का कोई लेना देना नहीं है। जैसे उसमें ग्रीन कलर था ना, तो आप बोलते थे बाइंग मोमेंटम कैंडल, रेड कलर था तो सेलिंग। इसमें कलर का कोई लेना देना। बेस इज अ बेस विच सिंपली शोज द फाइट बिटवीन द बायर एंड सेलर। दिस इज द इनडिसिसिव कैंडल। तो ये सिर्फ दिखाता है कि बायर एंड जो सेलर जो है आपस में लड़ रहे हैं एक प्राइस रेंज में, इसी को दिखाता है। बेस का कलर से कोई लेना देना नहीं। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब देखो आप इसके एग्जांपल, ये बॉडी का साइज दोनों विक के सम से छोटा होना चाहिए तो बेस कैंडल। ये इसके एग्जांपल आ गए, ये इसके एग्जांपल आ गए, ये आप देखो, ये इसके एग्जाम्पल सारे के सारे। बस रूल अप्लाई करो उधर। क्या आपको देख के नहीं पता चल रहा कि यहाँ पे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पता चल रहा आपको कि यहाँ विक्स का जो सम है वो ज़्यादा बड़ा है, बॉडी छोटी है, बॉडी छोटी है। ये देखो सबके बॉडी छोटी है, सबकी बॉडी छोटी है, विक्स का सम बड़ा है। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो जरा एक बार चार्ट पे, अब जो कैंडल रह गए थे अब देखो जरा चार्ट पे, देखो आप जरा चार्ट पे। अब क्या आपको ये दिख रहा है? अभी तक 20 मिनट पहले तक ये चार्ट आपसे अनजान था। अभी क्या आप इसमें बेस कैंडल, मोमेंटम कैंडल आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या? आइडेंटिफाई कर पा रहे हो बेस कैंडल? क्या ये पहचान पा रहे हो? जस्ट टाइप यस और नो इन अ कमेंट सेक्शन। क्या ये आप पहचान पा रहे हो क्या? बेस कैंडल कौन से हैं, मोमेंटम कैंडल्स कौन से हैं? क्या ये चार्ट पे पहचान पा रहे हो क्या? हरे अप, क्या ये क्लियर हो गया आपको? ये 100 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, 30 तरीके से याद करने की फालतू कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स और आउटडेटेड चीज पढ़ने की जरूरत नहीं। एक एडवांस मेथड आपने सीखा। क्या आपको ये क्लियर हो गया क्या? गिव मी अ फीडबैक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस 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 यस, ग्रेट, वाओ, जस्ट वाओ। ठीक है, अब आपने दोनों चीज देख लिया। अब देखो जो चीज है ना, अब यहाँ पे आप देखो, ये आपने दो चीज पढ़ लिया। अब ये बेस एंड मोमेंटम कैंडल के बेसिस पे हम बाइंग नहीं करेंगे। ये यूज होगा हमारे इंस्टीट्यूशंस के बाइंग एंड सेलिंग एरियाज को आइडेंटिफाई करने में। मतलब बड़े प्लेयर कहाँ पे खरीद रहे हैं मैं भी वहीं पे खरीदूंगा, बड़े प्लेयर कहाँ बेच रहे हैं मैं भी वहीं बेचूं। तो ये सारा कुछ जो आपने सीखा है अभी, उसके बेसिस पे बाइंग सेलिंग नहीं करना है। ये तो यूज होगा इन जोन्स को आइडेंटिफाई करने में। आप समझ रहे हो? तो ये जोन्स कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इसके लिए ये यूज होने वाला। तो ये चीज हम सीखेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास कब होगी? परसों होगी, सेम 8 बजे से स्टार्ट होगी। ठीक है, 8 बजे से। तो देखो अभी डेफिनेटली आप यहाँ पे हो, आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप स्टॉक मार्केट को लेके सीरियस हो। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक छोटा सा फीडबैक लूंगा कि अभी लगभग 1.5 घंटे हो गए, तो आपको इस क्लास में मजा आया? आपने हो सकता है इससे पहले भी कहीं क्लास ली हो या थोड़ा बहुत देखा, क्या थोड़ा इंगेजिंग लगा? तरीका कैसा लगा? दूसरा क्लास अभी हम परसों करेंगे। पहले फिलहाल आप ये बताओ, कहीं कुछ ऐसा लगा जो आपको नहीं समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है, कहीं वापस कुछ, तो आप पूछ सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। मजा आया कि नहीं? मतलब लग रहा है कि स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं, आसान है? यस 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 यस, ओके, मजा आ गया। ओके ग्रेट। तो देखिए कुछ भी, सब कुछ जब हमने क्या किया ना, सब कुछ रूल बेस्ड कर दिया, तो कुछ भी आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। परसों वाली क्लास है वो आपको ज्वाइन करना है। और जो लोग अभी थोड़ा बहुत रह गया हो कि नहीं थोड़ा सा एक आध बार और देख लें,
तो कल आपको ये जो है इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है ना कि ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आप देखो, टेक अ स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, इस व्हाट्सएप नंबर का, एंड यहाँ पे लिख देना, ये जो है यहाँ पे लिख देना कि सर सेंड मी अ रिकॉर्डिंग। ये जो व्हाट्सएप नंबर का स्क्रीनशॉट है, तो कल आपको 10 बजे तक इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस व्हाट्सएप नंबर पे। और जैसा कि आपको पता है मैक्सिमम डिस्काउंट हम अभी दे रहे हैं अपने, ये 17 जो तारीख से क्लासेस शुरू हो रही हैं, इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी वो कर सकते हो। तो दिस इज़ द मैक्सिमम एवर डिस्काउंट। मतलब जनरली आपको ऑफलाइन के कोर्सेज 25,000 के मिलते हैं, तो ये फर्स्ट बैच है 2026 का, सो दैट्स वाई दिस इज़ ओनली फॉर द 25 सीट्स, क्योंकि हमारे पास इतनी ही सीटिंग कैपेसिटी है, 25-30 से ज़्यादा हम बैठा नहीं सकते। तो इसके लिए आपको ये होता है। डेफिनेटली क्लासेस इसके बाद भी रहेंगे, बस ये प्राइस हाइक हो जाएंगे, ये आपको 20 के आसपास देना पड़ जाएगा। ओके, तो खैर उसकी तो बाद में, पहले ये व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको आपको क्या करना है मैसेज, और क्या आपको सिर्फ सर्च करना है रिकॉर्डिंग ऑफ, आज कौन सा दिन है, वेंसडे क्लास, ये आप मैसेज भेज देना, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। ओके, ओके, ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर परसों वाली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, दिस इज साइनिंग ऑफ टू राजीव सिंह राजपूत। जय हिंद। हाँ, रिकॉर्डिंग के लिए मैंने आपको बोला है कि वही नंबर पे आप कर देना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। ये स्क्रीनशॉट ले लेना व्हाट्सएप नंबर के, ठीक है। राहुल सर सब कुछ पता चल जाएगा लास्ट वाली क्लास में, है ना। पहले आप क्लास को, डेमो क्लास को देखो, देन डिसाइड करो। ध्यान रखिए कि हमारे प्राइजेज है ना, हमने बहुत नॉमिनल रखे हैं। जो देखो मार्केट में 25-30-40 हज़ार रुपये में वही फालतू आउटडेटेड मेथड पड़ा है, उनके कंपैरिजन में बहुत नॉमिनल प्राइजेज और बहुत ज़बरदस्त हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो पहले आप कल वाला मेथड देखो, एंड देन इसके बाद आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टूडेज क्लास, थैंक यू।